अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो वेव्स का लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। आपके पास जब कभी भी एक सर्टेन वेव किसी मीडियम में ट्रेवल करती हुई आती है, प्रोपेगेट करती हुई आती है और किसी दूसरे मीडियम की बाउंड्री को स्ट्राइक करती है, मान लो दीवार को स्ट्राइक कर गई, तो टकराने के बाद क्या होता है, दो फिनोमिनास होते हैं या दो चीजें होती हैं। कुछ पार्ट वेव का रिफ्लेक्ट बैक करता है, कुछ पार्ट वेव का दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट हो जाता है या उसे कहते हैं रिफ्रैक्ट कर जाता है। REFRACT, रिफ्रैक्ट कर जाता है। आज के लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स का फिनोमेना डिटेल से डिस्कस करना है। कैसे एक वेव आएगी, दूसरे मीडियम की बाउंड्री को स्ट्राइक करेगी और स्ट्राइक करने के बाद वापस इस मीडियम में आ जाएगी। डेंसर मीडियम की बाउंड्री से स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा, रेयरर मीडियम की बाउंड्री से स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा। इंसिडेंट वेव की इक्वेशन अगर गिवन हो तो रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन आप कैसे लिख सकते हो। फेज चेंज का क्या कॉन्सेप्ट है, इक्वेशन में क्या तब्दीली आ रही होगी। सिमिलरली जब कभी भी रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स का फिनोमेना होता है तो कौन से पैरामीटर ऐसे हैं जो कि तब्दील हो रहे होंगे। फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आएगा, वेलोसिटी ऑफ द वेव में क्या चेंज आएगा, वेवलेंथ में क्या चेंज आएगा, फेज में क्या चेंज आएगा, एम्पलीट्यूड में कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा। साथ ही साथ आखिर में रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स यानी कि इको का और उससे रिलेटेड टर्म रिवर्बरेशन का कॉन्सेप्ट डिटेल से पढ़ रहे होंगे। ठीक है भैया, हेडिंग लगा लो अपने पास, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। मेरा नाम बिलाल ज़िया है और ये मेरा और आपका एक नन्हा सा प्यारा सा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम 11 और 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। चलो कॉपी निकाल लो और शुरू करते हैं। देखो भैया, आगे चलने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें रिवाइज करूंगा। तो अगर आपने शुरू से लेक्चर देखे हुए हैं और देखते देखते लेक्चर 9 तक आए हो तो आप 10-12 मिनट के बाद डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भैया, हमें ये बात पता है कि हमारे पास जो वेव है वो डिस्टर्बेंस होती है जो किसी मीडियम में प्रोपेगेट करती हुई जाती है और उसकी वजह से पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। वो वेव के साथ चिपक के आगे नहीं जाते, अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं। मान लो ये वेव प्रोपेगेट करती हुई जा रही है, ये पार्टिकल ऑफ द मीडियम था, तो जैसे ही वेव यहां पर आई ये क्या करेगा, ऐसे ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। और हमारे कोर्स में जो वेव शामिल है वो कौन सी है, प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव, यानी कि जो पार्टिकल को सिंपल हार्मोनिक मोशन करने पर मजबूर करती है। और इसका हमारे पास वेव इक्वेशन क्या थी, y = a sin ओमेगा t - kx। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ये बाय द वे मैंने सारी चीजें ऑलरेडी ड्राइव करी हुई हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है। y से क्या मुराद है भैया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। सर क्या मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, देखो समझो। ये मान लो मेरा बेटा हमारे पास एक मीन लाइन है और आपका जो पार्टिकल था वो मस्त अपनी जिंदगी गुजार रहा था, मीन पोजीशन के ऊपर था। अचानक क्या हुआ, एक वेव प्रोपेगेट करती हुई यहां पर आई और ट्रांसवर्स वेव थी। ट्रांसवर्स वेव का काम क्या होता है, पार्टिकल को अपनी प्रोपेगेशन से परपेंडिकुलर SHM कराना, ठीक है। तो इसने क्या किया, वेव को ऐसे ऑसिलेट कराना शुरू कर दिया, यानी कि वेव ऐसे प्रोपेगेट करती हुई आई और पार्टिकल अपनी जगह पे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। अब आप किसी भी लम्हे अगर चाहते हो कि भैया मुझे इस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट पता चल जाए कि ये पार्टिकल मीन से कितना ऊपर है या मीन पर है या मीन से कितना नीचे है, तो वो आपको इस इक्वेशन से पता चलेगी। और वो जो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट निकालोगे दैट इज y। ए क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल। ये पार्टिकल मीन से मैक्सिमम कितना ऊपर या कितना नीचे जा सकता है, या अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो मीन से कितना राइट साइड पे या कितना लेफ्ट साइड पे जा सकता है, दैट इज एम्पलीट्यूड। आगे ये जो कुछ भी लिखा हुआ है बच्चे, ये फेज है। फेज के ऊपर भी बहुत बहस हो चुकी है। ओमेगा क्या चीज है हमारे पास, ओमेगा होता है मेरा बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या चीज है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। 2πf या इसी का एक फॉर्मूला होता है 2π/T। ये लीनियर फ्रीक्वेंसी है, ये टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड क्या है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 साइकिल। देखो शुरू में पार्टिकल मीन पे था, पॉजिटिव एक्सट्रीम पर गया, फिर मीन पर आया, नेगेटिव एक्सट्रीम पर गया, फिर मीन पर आया, एक साइकिल पूरा हुआ। इस एक साइकिल को मुकम्मल करने के लिए एक वेव साइकिल पास हुआ होगा यहां से, उसको जितना टाइम लगा होगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल T से, विच इज टर्म्ड एज द टाइम पीरियड, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन। T को हम बाद में डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में। K होता है मेरा बेटा एंगुलर वेव नंबर, K इज एंगुलर वेव नंबर 2π/λ। क्लियर हो गया।
अब हमारे पास देखो एक बच गया वेरिएबल टी, एक बच गया वेरिएबल एक्स। ये दो वेरिएबल जो है इनका फायदा क्या होता है पहले आप ये समझो जरा। देखो मिसाल से समझते हैं। मान लो भैया सामने दीवार है, दीवार से एक रस्सा बंधा हुआ है और रस्सा मेरे हाथ में। मैं रस्से को ऐसे एक झटका देता हूं, एक जर्क देता हूं, तो यहां पल्स क्रिएट होगी। अगर मैं बार बार ऐसे ऐसे करता हूं तो मल्टीपल पल्सेस क्रिएट होंगी जो कि आगे की तरफ ट्रेवल कर रही होंगी। अब आप नोट करो इसमें ये पल्सेस या वेव्स क्यों क्रिएट हो रही हैं, क्योंकि मैं अपने हाथ को ऐसे कर रहा हूं। भाई मैं फोर्स लगा रहा हूं ना, मैं ऐसे ऊपर लेकर गया, फिर नीचे लेकर आया, फिर नीचे लेकर गया मीन लाइन से, फिर ऊपर लेकर आया। गोया मेरा हाथ सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। सर बार बार एसएचएम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारे कोर्स में सिर्फ एसएचएम वेव शामिल हैं और कोई वेव शामिल अपने पास नहीं है। तो मस्त वेव ट्रेवल करती हुई जा रही है। आप दूर खड़े हुए हो, आपके हाथ में ये मोबाइल है जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। आपने रैंडम टाइम पे एक तस्वीर ले ली, एक स्नैपशॉट ले लिया। जब आपने स्नैपशॉट लिया तो भैया आपको जो सूरत हाल नजर आई ना, वो देखो कुछ इस तरह से थी। ये मान लो यहां पे मेरा हाथ था, हाथ मतलब यहां तो मैं हाथ से ऐसे कर रहा हूं। जो भी चीज आपके पास वेव प्रोड्यूस कर रही होती है उसे हम कहते हैं सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। क्या कहते हैं? सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो मेरा वोकल कॉर्ड साउंड वेव्स के लिए सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस है, यानी कि यहां से साउंड वेव जनरेट हो रही है। अब मैं ऐसे 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 कर रहा था, आपने तस्वीर ली। जैसे ही आपने तस्वीर ली मेरा बेटा, तो आपको नजर आया कि ये कुछ इस तरह से मान लीजिए तस्वीर आ गई। मतलब ये रैंडम तस्वीर है। ये जो ग्रीन लाइन है जिसको मैं डॉटेड से कर रहा हूं, ये बच्चे आपको शो कर रहा है मीन पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि जब रस्सा था दीवार के साथ कनेक्ट हुआ हुआ और मैंने ऐसे पकड़ा हुआ था तो इस लाइन के अलोंग सारे पार्टिकल थे। अब जब मैं ऐसे ऐसे करना शुरू हो गया तो वेव्स ऑन स्ट्रिंग क्रिएट हुई। कुछ पार्टिकल मीन से ऊपर है, देखो कुछ पार्टिकल मीन से नीचे हैं, कुछ पार्टिकल मीन पर है। तो आपने इनके लिए टाइम रोक दिया, एक स्नैपशॉट ले लिया। देखो कुछ पार्टिकल यहां है, कुछ मीन से ऊपर, कुछ मीन पर, कुछ नीचे, ऐसे करोड़ों पार्टिकल्स हैं जिनकी आपने एक तस्वीर ले ली। अब मान लो मेरा बेटा मुझे इनमें से किसी पार्टिकल के लिए डिस्प्लेसमेंट मालूम करनी है। तो इक्वेशन तो मेरे पास है, मुझे उसके लिए दो चीजें चाहिए, एक्स एंड टी। एक्स से क्या पता चलेगा? पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। भैया बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। सबसे पहले तो आप बताओगे कि यार आपको मान लो मुझे इस वाले पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट चाहिए, इस वाले पार्टिकल की। सबसे पहले तो आप बताओगे भाई ये वाला पार्टिकल सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस से कितना फासले पर है। पहली चीज आपको क्या चाहिए? एक्स। एक्स बताएगा मेरे भाई जिस पार्टिकल का आप डिस्प्लेसमेंट निकालने जा रहे हो वो सोर्स से कितना दूर है। चलो मान लो आप यहां तक पहुंच गए। अब आप यहां पे आके देखते हो तो क्या पार्टिकल यहां पे मीन लाइन से चिपका हुआ है या वाइब्रेट कर रहा है? पार्टिकल तो वाइब्रेट कर रहा है। अरे भैया इसमें रुका हुआ नजर आ रहा है क्योंकि आपने तस्वीर ली है, लेकिन थोड़ी देर के लिए एक्चुअल सूरत हाल सोचो। ऐसे 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 मान लो ऐसे 100 पार्टिकल्स हैं जो ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं अपने अपने लिहाज से। कोई ऊपर है, कोई नीचे है, फिर कोई ऊपर है, फिर कोई नीचे, कोई मीन पर है। आपको किसी एक पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट चाहिए, मान लो 20वें पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो पहले तो आपको एक्स पता होना चाहिए कि भाई सोर्स से कितना फासले पे वो पार्टिकल है। फिर टाइम पता होना चाहिए। क्यों? आप देखते हो टाइम t = 0 पे पार्टिकल नेगेटिव एक्सट्रीम पे था, मिसाल के तौर पे। टाइम t = 2 सेकंड पे वो आ गया मीन पे, 4 पे चला गया पॉजिटिव पे, 6 पे फिर आ गया मीन पे, 8 पे फिर आ गया नेगेटिव एक्सट्रीम पे। अब आप किस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट निकालोगे वो तय करेगा कि पार्टिकल अभी कहां पर है। तो आपको ये दो चीजें चाहिए थी। क्लियर हो गया? ऐसे आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी आपकी। अच्छा, अब इसी के अंदर बच्चे आगे चलते हैं। मैं जरा यहां पे 4 डायग्राम ड्रॉ कर लूं, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए पॉज करके ड्रॉ करता हूं, फिर मजीद इसमें बातचीत समझते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, मैंने आपके सामने 5 डायग्राम्स ड्रॉ करी हैं। इनको आप सिर्फ समझो पहले हो क्या रहा है, ठीक है? परेशानी की कोई बात नहीं है। देखो समझो, ये रस्सा मेरे हाथ में है, मैं ऐसे ऊपर लेके जाता हूं, नीचे लेकर आता हूं तो एक पल्स क्रिएट हो गई। अब सोचो, जब मैं इस रस्से को फर्दर नीचे लेके जाऊंगा मीन लाइन से और फिर ऊपर लेके जाऊंगा तो पहले ऐसे पल्स क्रिएट हुई थी, अब ऐसे पल्स क्रिएट होगी। पहले वाली पल्स आगे जाएगी तो उसकी जगह दूसरी पल्स आएगी। फिर ऊपर लेके जाऊंगा, नीचे लेकर आऊंगा तो एक पल्स और क्रिएट होगी। फिर नीचे लेके जाऊंगा, ऊपर लेकर आऊंगा तो एक पल्स और क्रिएट होगी। यहां पे यही काम चल रहा है। ये जो पल्सेज हैं ये कहां मूव कर रही हैं? आगे। और मैं यहां से रस्से को ऐसे 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 कर रहा हूं तो मजीद नई नई पल्सेस क्या हो रही हैं? ऐड होती जा रही हैं। ठीक है, अब आप नोट करो, आप यहां पे जो पार्टिकल मौजूद है ना, इसका आप जरा बिहेवियर देखो कि ये पार्टिकल आपके पास कर क्या रहा है। देखो भैया, ये पार्टिकल आपके पास अभी यहां मौजूद है और ये पार्टिकल ऊपर जाना चाह रहा है। कहां जाना चाह रहा है? ऊपर। सर आपको कैसे पता चली ये बात कि पार्टिकल ऊपर जाना चाह रहा है? इसलिए कि बच्चे मैंने पीछे 8 लेक्चर बनाए हैं। ठीक है, चलो देखो आपको ऐसे पता चलेगी। ये देखो, मैंने अभी आपको क्या बताया, बेसिक फिनोमिना याद रखना।
जो पल्सेस बन गई वो आगे मूव करेंगी विद वेव वेलोसिटी v इज इक्वल टू एफ लैम्डा से जो आती है, और ये नई पल्स यहां पे आएगी, फिर ये आगे जाएगी, ये वाली पल्स आएगी, पूरी वेव ट्रेन है ऐसे ही है। अब आप नोट करो इस पार्टिकल को, देखो भले आपको नहीं पता अभी ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, अब देखो जब ये वाली डिस्टर्बेंस यहां आएगी तो ये पार्टिकल को कहां लेके जा रही है, चेक करो ना भाई। ये डिस्टर्बेंस जो डॉटेड से बनाएंगे जब ये यहां पर आएगी तो पार्टिकल कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। फिर से देख लो, देखो इस वाले पार्टिकल को देखो, अब ये पार्टिकल ऊपर चला गया क्योंकि ये वाला पार्ट जो था ना, इतना पार्ट, ये पार्ट यहां पे आके ऐड हो गया। अब आप नोट करो, अब मुझे देखना है पार्टिकल फर्दर ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। हमें पता है कि वो पार्टिकल ऊपर आ चुका है, अब नीचे आएगा, लेकिन चलो हमें नहीं पता, हम यहां से देखने की कोशिश कर लेते हैं। देखो ये देखो, अब बच्चे जब ये वाला पार्ट आके ऐड होगा, ये वाला पार्ट जाके ऐड होगा तो ये चीज यहां पे आएगी, गोया पार्टिकल ऊपर से कहां आएगा, नीचे आएगा। तो आप देखो पार्टिकल मीन पर है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जाना चाह रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है, मीन पे आना चाह रहा है। अब देखो कहां पे, मीन पर है, नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाना चाह रहा है। फिर देखो कहां पे, यहां से आया, सॉरी, नेगेटिव एक्सट्रीम पर है, कहां पे जाना चाह रहा है, मीन पर। अब ये वापस मीन पर आ गया और अब कहां जाना चाह रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे। कैसे देखने सर आप ये चीज, मेरा बेटा वेव को मुकम्मल करके देखो, आप भी वेव को मुकम्मल करके ही देख सकते हो, और कोई तरीका नहीं है। देखो जब ये वाली वेव आगे आएगी तो बच्चे कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, सीधा सीधा हिसाब किताब हो गया। यहां से भी मुकम्मल करना चाहो कर ले भाई, ये देखो। अब देखो ये वाली वेव जब आगे आएगी तो यहां से कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। क्लियर है, ये वेव की डिफरेंट शक्लें हैं, मीन पर है, ऊपर जाना चाह रहा है। अब आप नोट करो ये मैंने बनाया क्या है, मैंने आपको पार्टिकल का एक कंप्लीट ऑसिलेशन समझाया है। पार्टिकल देखो मीन पर था, ऊपर गया पॉजिटिव एक्सट्रीम पर, पॉजिटिव एक्सट्रीम पर था, मीन पर आया, मीन पर था, नेगेटिव एक्सट्रीम पर गया, फिर सॉरी यहां से यहां पे आया, नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन पर गया, अब मीन से वापस ऊपर जाना चाह रहा है, गोया कि एक साइकिल मुकम्मल हो गया। आप नोट करो शुरू में सिर्फ एक साइकिल था, यानी कि एक वेव थी। जब पूरा पार्टिकल ने एक ऑसिलेशन मुकम्मल किया तो आप देखो एक नई साइकिल यहां पे ऐड हो गई, यहां से लेके यहां तक का बिहेवियर देखो, एक न्यू साइकिल आपको ऐड हुई नजर आ रही है। पहले सिर्फ ये थी वेव, अब पूरी एक नई वेव ऐड हो गई। तो गोया यहां से जब एक वेव साइकिल पास हुई तो पार्टिकल ने क्या करा, अपनी एक ऑसिलेशन मुकम्मल कर ली। अब मेरा बेटा हमारे पास जो बिल्कुल बुनियादी वेव की इक्वेशन होती है ना, वो हम इस वेव के लिए लिखते हैं जो ऐसी शक्ल की वेव होती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर ऑसिलेशन वाले चैप्टर में भी जो पार्टिकल की बेसिक ऑसिलेशन थी उसकी इक्वेशन को हम डिफाइन करते थे, फिर फेस कांस्टेंट की मदद से बाकी इक्वेशन आ जाती थी हमारे पास। वही काम, इसकी इक्वेशन हमारे पास है y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस का kx। ये बिल्कुल बेसिक इक्वेशन है क्योंकि इसके अंदर मेरा बेटा आपके पास इनिशियल फेस कांस्टेंट क्या है, 0 डिग्री या 0 रेडियंस, कुछ भी कह सकते हो, 0 रेडियन भी कह सकते हो इसको। अब जहन में रख लेना, अपने पास कॉपी में नोट बना के लिख लेना, अगर पार्टिकल मीन पर है और पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जाना चाह रहा है, इसका इनिशियल फेस कांस्टेंट ये होगा और रेडियन में ये होगा, और ये इसकी बेसिक इक्वेशन है। सर क्या हमें सबकी इक्वेशन याद करनी है? नहीं बच्चे, निकालना सीख रहे हैं हम। ये सब चीज हम कॉन्सेप्ट ऑफ फेज में पढ़ चुके हैं, सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। अब देखो इसके अंदर ये पार्टिकल कहां चला गया, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, अब नीचे आना चाह रहा है। आपको साइन थीटा का ग्राफ तो याद ही होगा, जो हमारे पास साइन थीटा का ग्राफ होता है, बेसिक साइनोसॉइड। इसको देखो जरा ये देखो मेरा बेटा, ये होता है हमारे पास 0 डिग्री या 0 रेडियन, ये होता है हमारे पास 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन एक वेव साइकिल के लिए, ये होता है हमारे पास 180 डिग्री या पाई रेडियन, ये होता है हमारे पास 90 डिग्री या पाई बाय 2 रेडियन, ये होता है हमारे पास 270 डिग्री या 3 पाई बाय 2 रेडियन। अब आप चेक करो 0 डिग्री पे साइन थीटा का वैल्यू मिनिमम है, यानी कि 0 है, और पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है। देखो ना 0 से 90 पे जाते हुए वैल्यू पॉजिटिव में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 90 डिग्री पे वैल्यू पॉजिटिव मैक्सिमम है, 90 डिग्री पे वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव, और कैसा है भाई, मैक्सिमम है। फिर 180 पे मिनिमम है, यानी कि 0 है, मिनिमम ना कहो कंफ्यूज हो जाओगे -1 से, 0 वैल्यू मान लो, ठीक है। अब आप चेक करो, यहां पे भी 0 वैल्यू है, यहां पे भी 0 वैल्यू है। फर्क क्या है, यहां पे ऐसा 0 वैल्यू है कि उसके बाद पॉजिटिव मैक्सिमा की तरफ सफर हो रहा है, यहां पे ऐसा 0 वैल्यू है कि उसके बाद नेगेटिव मैक्सिमा की तरफ सफर हो रहा है। 270 डिग्री पे आपके पास क्या है, नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू, जो कि साइन थीटा की -1 होती है, ठीक है। 360 डिग्री पे क्या है, साइकिल मुकम्मल हो गया, वापस 0 वैल्यू आ गया। अब वही चीज यहां पे हो रही है, देखो 90 डिग्री पे क्या है, पॉजिटिव मैक्सिमा, यहां पे आपके पास जो फेस कांस्टेंट होगा वो कितना होगा मेरा बेटा, 90 डिग्री, या इसको आप कहोगे
π/2 रेडियंस। क्या नाम दोगे? π/2 रेडियन। अब इसकी अगर आपने इक्वेशन लिखनी है, मैं आपको लिखना सिखा रहा हूं इक्वेशन। देखो अब बच्चा परेशान होता है, इसी इक्वेशन से बनेगी इक्वेशन y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 90 डिग्री या प्लस π/2 रेडियन। ये इसकी इक्वेशन है। समझना बात को। अगर आपने बोला टाइम t इक्वल 0 पे ये सूरत हाल थी, ये वैसे ही बनाया हुआ, इससे परेशान नहीं हो जाना। टाइम t इक्वल 0 पे ये सूरत हाल थी, गोया पार्टिकल मीन पे था, पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जाना चाह रहा था, तो ये इक्वेशन। आपने तस्वीर ली, टाइम t इक्वल 0 पे पार्टिकल ऑलरेडी पॉजिटिव एक्सट्रीम पे था, मीन पे आना चाह रहा था, ये इक्वेशन है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो y इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी माइनस के एक्स या a cos के एक्स माइनस ओमेगा टी भी बन जाएगा ये। फिर अब यहां देखो, अगर आपने जैसी छपाक करके तस्वीर ली तो ये सूरत हाल है जो हम कॉमनली वेव की बनाते हैं कि पार्टिकल मीन पर है, नेगेटिव एक्सट्रीम पे आना चाह रहे हैं। तो इसके लिए मेरा बेटा अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा, कहां लिखे, यहां लिख देते हैं, y इज इक्वल टू, देखो a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस का 180 डिग्री। नजर आ रहा है ना भाई? क्योंकि यहां पे मेरा बेटा हमारे पास फेस कांस्टेंट क्या है? 180 डिग्री। सर कैसे पता चला? मेरा बेटा पार्टिकल मीन पर है और नेगेटिव की तरफ जाना चाह रहा है, मीन पर है और नेगेटिव की तरफ जाना चाह रहा है। ठीक हो गया। इसके लिए हमारे पास जब इसको सॉल्व करेंगे साइन अल्फा प्लस बीटा से, ये बन जाता है y इज इक्वल टू साइन के एक्स माइनस का ओमेगा टी। इससे परेशान नहीं होना। अब ये इतनी लंबी तकरीर का मकसद ये था, सर किताब में कभी ये लिखा होता है, कभी ये लिखा होता है, कभी कॉस के साथ लिख देते हैं, हम करें तो करें क्या? तो भाई बता दिया ये तरीका होता है, परेशान नहीं हो जाना। और इसके लिए आपके पास फेस कांस्टेंट कितना होगा भाई साहब? 180 डिग्री, या आप कहोगे अपना कितना? पाई रेडियंस। ठीक है, वो पाई रेडियन के अंदर है। अब इसके लिए आप बोलोगे तो आपका फेस कांस्टेंट कितना हो जाएगा? 270 डिग्री। इक्वेशन क्या बनेगी? y इज इक्वल टू a साइन, बेसिक इक्वेशन, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस का 270 डिग्री, ये प्लस का 3π/2 रेडियन। सॉल्व कर लोगे, यही बन जाएगी भाई माइनस का a कॉस ओमेगा टी माइनस का के एक्स, या कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी भी लिख सकते हैं माइनस साइन के साथ बाहर में। ठीक हो गया। इसकी इक्वेशन वापस यही वाली बन जाएगी, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 360 डिग्री, तो बन जाएगा a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्लियर हो गया। अब इस सारी तकरीर में आपने जहन में क्या बातें रखनी है? जहन में ये बात रखनी है कि भाई आपके पास ये बेस इक्वेशन है इस शक्ल के लिए, और ये इन शक्लों में मॉडिफाई हो सकती है। और क्यों होती है? सबसे बड़ी चीज ये जहन में रखना, क्या? जब आपने टाइम t इक्वल 0 पे अपनी वेव का स्नैपशॉट लिया, तो पार्टिकल अगर मीन पर नहीं है, मीन के अलावा ऊपर है, नीचे है, कहीं पर भी है, अगर मीन पर नहीं है और ऊपर नहीं जा रहा, अगर मीन पर है और ऊपर जा रहा है तो ये बेसिक इक्वेशन है। अगर मीन पर नहीं है या मीन पर तो है लेकिन ऊपर नहीं जा रहा, नीचे जा रहा है, तो इक्वेशन इस शक्ल में नहीं किसी और शक्ल में नजर आएगी। अब किसी के जहन में सवाल आता है, सर हो सकता है वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे ना हो, मतलब ऊपर तो हो लेकिन यहां कहीं रास्ते में हो, मजीद ऊपर जा रहा हो सकता है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट ऑफ फेस का एक लेक्चर पूरा मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, जहां पर मैंने ये सब चीज सिखाई हुई है। यहां तो हम रिवाइज कर रहे हैं। क्लियर है? अब इतना हिस्सा कॉपी कर लो और हम फेस डिफरेंस का कॉन्सेप्ट देख लें जल्दी से, और फिर उसके बाद अपना रिफ्लेक्शन का फिनोमेना स्टार्ट करते हैं। होता क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स के फिनोमेना में? बच्चा ना रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स की इक्वेशन में घूमता रहता है कि कब क्या हो रहा है। उसकी वजह क्या होती है कि बेसिक्स क्लियर नहीं होती हैं। वेव्स एक अच्छा टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप बेसिक को क्लियर करके पढ़ोगे तो समझ में आएगा, बेसिक को क्लियर करके नहीं पढ़ोगे तो अजाब ही अजाब रहेगा। अब फेज डिफरेंस का कॉन्सेप्ट समझते हैं। फेज डिफरेंस का कॉन्सेप्ट समझने से पहले बच्चे आपको मैं वही मिसाल दूंगा कि भाई देखो, ऐसे मेरे हाथ में एक रस्सा है और मान लो मेरे पड़ोसी के हाथ में भी रस्सा है। मेरा रस्सा ऐसे दीवार से बंधा हुआ है, उसका रस्सा ऐसे दीवार से बंधा हुआ है। हम दोनों मस्त यूं कर रहे हैं, वो भी यूं कर रहे हैं, जिंदगी में और कोई काम है नहीं। अब क्या होता है, सामने से एक बंदा हमारी तस्वीरें लेता है, किसी भी टाइम टी इंस्टेंट पे तस्वीर लेता है। अब जब तस्वीर ली जाती है ना मेरा बेटा, तो गौर से देखना, कुछ इस तरह से आपके पास तस्वीर आती है, मेरी तस्वीर, और दूसरे वाले की जो तस्वीर होती है ना बच्चे, वो कुछ इस तरह से आती है। देख समझ जाना। क्लियर हो गया? अब किसी भी रैंडम टाइम पे तस्वीर ली गई, आपको कहते हैं भाई इन दोनों वेव में फेज डिफरेंस बताएं। एक तरीका तो ये है दोनों का कि आप क्या करो, आपस में जो इनके फेजेस हैं वो माइनस कर दो। ठीक है, क्योंकि आपने माना भाई फ्रीक्वेंसी एक बराबर है, एंगुलर वेव नंबर भी एक बराबर है, सब चीजें एक बराबर है। आपने बेसिकली इनिशियल फेस कांस्टेंट्स का डिफरेंस निकालना है। समझना भी, फेस कांस्टेंट का डिफरेंस। देखो भाई, ये पार्टिकल ये रहा और ये पार्टिकल ये रहा जब आपने तस्वीर ली। अब अगर मुझे पूछना हो कि भाई ये पार्टिकल कहां पर जा रहा है, तो तरीका मैंने आपको सिखाया था कैसे निकालोगे। आप यहां पे अपनी एक वेव बना के चेक कर लो भाई,
ये हमने वेव बना के चेक कर लिया। जब ये पल्सेस आगे जाएंगी तो ये वाली वेव आएगी, गोया के पार्टिकल कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, पार्टिकल मीन पर है और जा रहा कहाँ है मेरा बेटा, ऊपर जा रहा है। गोया इसका इनिशियल फेस कांस्टेंट कितना हो गया, 0 डिग्री, या आप कहोगे 0 रेडियन। जहन में रखिएगा हम फेस डिफरेंस निकालने जा रहे हैं और फेस डिफरेंस यहां पे इनिशियल फेस कांस्टेंट की वजह से ही आएगा। फेस होता क्या है, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फेस कांस्टेंट। तो ओमेगा टी दोनों के लिए सेम माना हुआ है, के एक्स दोनों के लिए सेम माना हुआ है, तो डिफरेंस किस में आ रहा है, फेस कांस्टेंट में। तो उसी की मदद से आप फेस डिफरेंस निकालोगे। क्लियर है? अच्छा, अब यहां देखो, यहां पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है और कहां आना चाह रहे हैं, नीचे। कैसे भैया, बना के चेक कर लो आगे यार। अगर मैं इसको मुकम्मल करने की तरफ जाता हूं तो भाई साहब ये कुछ ऐसे बनती है, जब ये पार्ट आएगा तो पार्टिकल ऊपर से कहां आ रहा है, इसका मतलब नीचे आ रहा है। गोया इसके लिए हमारे पास जो फेस कांस्टेंट बन गया वो कितना हो गया, 90 डिग्री, या क्या बनेगा, π/2 रेडियंस। क्लियर है? अब आपने क्या निकालना है मेरा बेटा, अब आपने निकालना है अपना फेज डिफरेंस। आप फेज डिफरेंस बोलोगे, इसमें से इसको माइनस कर दो। भैया फेज एक्चुअल में तो ओमेगा टी, के एक्स और फेस कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ओमेगा टी दोनों का सेम माना हुआ है, के एक्स दोनों का सेम माना हुआ है, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में वो सेम ही रहेगा, वो चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, अभी आपको नजर भी आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आप बोलोगे 90 डिग्री माइनस 0, तो आपके पास फेज डिफरेंस कितना आया, 90 डिग्री का या π/2 रेडियंस का फेज डिफरेंस आया। सर एक और मिसाल से समझा दें, एक और मिसाल समझ ले भाई। देखो फिर वही मिसाल है मेरा बेटा, एक बंदा है मैं जो यूं कर रहा हूं, एक और मेरे बराबर में बंदा है वो भी यूं कर रहा है। दोनों की वेव की फ्रीक्वेंसी सेम है, वेवलेंथ सेम है। फ्रीक्वेंसी सेम होने का मतलब ओमेगा टी वाला फैक्टर मर जाएगा फेज में से, के एक्स वाला फैक्टर भी मर जाएगा। क्लियर है? अब जब तस्वीर ली गई समझिएगा, तो किसी भी टाइम इंस्टेंट टी के ऊपर मेरी जो मैं वेव फॉर्म बना रहा था उसकी ये तस्वीर आई, उसके लिए किसी भी टाइम इंस्टेंट पे ये तस्वीर आई। क्लियर है? अब आप देखो, मेरे वाले केस में भी ये पार्टिकल मीन पर है, उसके वाले केस में भी पार्टिकल क्या है, मीन पर है। देखने में बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि कोई डिफरेंस ही नहीं है दोनों में। देखने में क्या लग रहा है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, और ये दोनों वेव जहन में रखिएगा इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, ऐसे ऐसे करनी। वेव कहाँ जा रही है, आगे जा रही है। दोनों में देखने में ऐसा लग रहा है कि कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर है? अच्छा, अब देखो यहां पे जरा, ये पार्टिकल मीन पर है और जाना कहां चाह रहा है, ऊपर। ये पार्टिकल मीन पर है और जाना कहां चाह रहा है, नीचे। फर्क नजर आ रहा है? आप चाहो तो कैसे देख सकते हो, अपना वेव पैटर्न आगे एक्सटेंड करके देखो, ये कहां जाएगा, ऊपर। जब ये वेव आएगी यहां पे, इसको भी चेक कर लेते हैं जरा, यही वाली पैटर्न दाखिल होगा ना, तो ये कहां जाएगा, नीचे जाएगा। क्लियर है? गोया बच्चे, इसका इनिशियल फेस कांस्टेंट हो गया 0 डिग्री या 0 रेडियन, इसका इनिशियल फेस कांस्टेंट हो गया 180 डिग्री या पाई रेडियन, और 0 रेडियन क्या। अब अगर फेस कांस्टेंट निकालना है, देखो जो मैं बार बार कह रहा हूं ना, ओमेगा टी से ओमेगा टी मर जाएगा। एक्चुअल में आपके पास शक्ल क्या होती है, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। कोई प्लेन प्रोग्रेसिव वेव अगर पॉजिटिव एक्स के अलॉन्ग जा रही है, तो देखो दोनों वेव का जब आप ये पूरा फेज है, फेज डिफरेंस निकालोगे तो एक वेव के इसमें से दूसरे वेव के इसी ब्रैकेट को माइनस करोगे, तो ओमेगा टी से ओमेगा टी मरता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है, के एक्स से के एक्स मरता है क्योंकि वेवलेंथ सेम है, तो फाई नॉट की वजह से ही फेज डिफरेंस होगा। तो भैया यहां पे आपके पास फेज डिफरेंस कितना होगा, पाई रेडियन का, या कह लो 180 डिग्री का। अब बच्चे दो वेव्स के दरमियान में अगर फेज डिफरेंस है तो इसका मतलब पार्ट डिफरेंस भी एग्जिस्ट करता है, और फेज डिफरेंस ड्यू टू पार्ट डिफरेंस का जो अपने पास फॉर्मूला होता है, डेल्टा फाई इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ डेल्टा एक्स। ये ड्राइव भी हमने किया हुआ है। अब यहां पे अगर मुझे डेल्टा एक्स का वैल्यू निकालना है, बन जाएगा डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई के। के आपका क्या है भाई साहब, के आपके पास है भाई वेव नंबर, तो 2 पाई बाय लैम्डा होता है, पलट देंगे तो बनेगा लैम्डा बाय 2 पाई इंटू डेल्टा फाई। देखो इसके अंदर अगर मैं ये वाली वैल्यू पुट करता हूं तो डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू पाई, यहां पे लाके रखा तो ये मर गया, क्या बना, लैम्डा बाय 2। अब समझे जरा ये क्या चीज है, पार्ट डिफरेंस पता तो चल गया, लेकिन है क्या, ये बता रहा है कि आपके पास ये जो अभी डिस्टर्बेंस, देखो आहिस्ता आहिस्ता, ये पार्टिकल नीचे क्यों जा रहा है, क्योंकि यहां पे वेव मौजूद है। अरे भैया सोचो, वेव वो डिस्टर्बेंस है जो मीडियम में प्रोपेगेट करती है और पार्टिकल को मीन पोजीशन से डिस्टर्ब करती है। तो गोया कि अगर ये पार्टिकल मीन से नीचे जा रहा है तो वेव यहां पे है ना जो इसे नीचे लेके जा रही है। ये पार्ट डिफरेंस क्या बता रहा है, ये पार्ट डिफरेंस ये बता रहा है कि यहां से लैम्डा बाय 2 के फासले पे वो डिस्टर्बेंस मौजूद है जिसका फेज वही वाला है जो यहां पे था। नहीं समझे, फिर समझ लो।
ये पार्टिकल क्या कर रहा है, मीन पोजीशन पर है और मीन से ऊपर जा रहा है। ये पार्टिकल क्या कर रहा है, मीन पोजीशन पर है और मीन से नीचे जा रहा है। आपने निकाला दोनों का फेज डिफरेंस, निकालना सीख लिया। अब निकाला पार्ट डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस का कॉन्सेप्ट क्या है? पार्ट डिफरेंस ये बता रहा है, देखो इसमें और इसमें पार्ट डिफरेंस है 180 डिग्री का। मतलब इसके अंदर λ/2 के फासले के ऊपर वो पॉइंट है जिसका वही बिहेवियर है जो अभी इसका है। देखो ना, ये वाला जो पॉइंट है ये मीन से कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना भाई। देखो जब ये वेव आगे जाएगी तो ये वाला पार्ट यहां आएगा, तो ये मीन से कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। समझ आ गया? गोया ये वाला जो वेव है इससे λ/2 आगे चल रहा है, या इसके अंदर डिस्टर्बेंस λ/2 ज्यादा फासला कवर कर चुकी है। देखो ना भाई, अभी यहां पे डिस्टर्बेंस इसको मीन से ऊपर लेके जा रही है और इससे λ/2 डिस्टेंस पहले ही वो मीन से ऊपर लेके जा चुकी है। देखो ये पूरी वेव अगर पहले यहां रही होगी तो ये पार्टिकल मीन से ऊपर जा रहा होगा। अब इस वेव ने पूरा λ/2 खिसक के आगे चली गई, तो इन दोनों में पार्ट डिफरेंस कितना आ गया, λ/2 का। पॉइंट समझ में आ गया? अब यही चीज़ आप यहाँ भी देख सकते हो। देखो अगर नहीं समझ में आया मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मुझे क्या करना है, इन दोनों में पार्ट डिफरेंस निकालना है। निकालना तो 1 मिनट का काम था यार, वहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट का फील लेके चलो, λ/2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा फाई। अब फाई देखो यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री, यानी कि π/2 रेडियन। पाई से पाई मर गया, क्या बनता है λ/4। गोया कि इन दोनों वेव्स के अंदर जो आपके पास पार्ट डिफरेंस है वो λ/4 का है। क्या मतलब, ये पार्टिकल अभी क्या कर रहा है भाई, ऊपर जा रहा है। इसके अंदर आपके पास λ/4 के ऊपर, इसको हटाओ यहां से, ये पार्टिकल अभी नीचे जा रहा है। यहां से λ/4 यही पॉइंट बनेगा ना भाई, λ/4 का मतलब होता है 1/4 ऑफ द वेव, यही बनेगा। यहां से λ/4 के फासले पे वो पॉइंट है जो ऊपर जाएगा। भैया समझो ना, जब ये वाली वेव आगे खिसक के आएगी तो ये वाला पार्टिकल क्या होगा, ऊपर जाएगा। तो λ/4 के फासले में वो पॉइंट है जो कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। या ये देखो, इस पूरी वेव को अगर मैं λ/4 पीछे कर दूं इधर, तो ये पार्टिकल यहां से ऊपर गया किसकी वजह से था, इसी की वजह से तो गया था। तो पार्ट डिफरेंस ये बताता है कि एक वेव में वो हिस्सा कितना फासले पर है जो जिसकी वजह से जो बिहेवियर होगा ऊपर वाले वेव जैसा होगा। समझना, पार्ट डिफरेंस क्या बताता है, एक वेव में वो हिस्सा कितने फासले पर है जिसकी वजह से पार्टिकल ऑफ द मीडियम का बिहेवियर वही होगा जो ऊपर वाली वेव के अंदर था। क्लियर हो गया? तो ये अपने पास पार्ट डिफरेंस था। सर ये सब रिवीजन चल रहा है? जी मेरा बेटा ये सब रिवीजन चल रहा है, ठीक है। चलो अब जल्दी से एक छोटी सी चीज और देखते हैं और फिर हम चलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव पे। वो छोटी सी चीज क्या है मेरा बेटा, आपके पास जब कभी भी इक्वेशन ऐसे लिखी होती है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, या ऐसे लिखी होती है y इज इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब हम समझते हैं ये इक्वेशन एक ऐसी वेव फॉर्म की है जिसमें सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस में जो पार्टिकल है वो मीन पर है और मीन से कहां जा रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ। ये ऐसी है जो सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस में पार्टिकल है वो मीन पर है और मीन से कहां जा रहा है, नेगेटिव एक्सट्रीम पे। ये दोनों इक्वेशन हमारे पास उस वक्त की हैं जब हमारा वेव कहां ट्रेवल कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। अगर वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा होगा तो यही वाली इक्वेशन बन जाएगी y विल बी इक्वल टू a साइन, देखो और से, ओमेगा टी प्लस के एक्स, और ये वाली इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू a साइन माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी। जहन में रखिएगा कि आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जाते हुए जो अंदर आपके पास के एक्स और ओमेगा टी है, इनका साइन आपस में कैसा हो जाता है भाई, सेम हो जाता हैगा। अब देखो मेरे बच्चे, हमारे पास कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स का। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में सबसे पहले हम पढ़ने लगे रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रॉम अ डेंसर मीडियम, ठीक है। और डेंसर मीडियम के लिए हम कोई रिजिड बाउंड्री या फिक्स्ड एंड अज्यूम करेंगे, मिसाल से समझेंगे, सब समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये मान लो हमारे पास रस्सा है वही, ठीक है, और यहां पे मेरा बेटा हमारे पास एक फिक्स्ड एंड के ऊपर ये रस्सी बंधी हुई है। फिक्स्ड एंड मतलब दीवार के साथ कोई नॉट है या कोई गिठा बांधी हुई है मैंने टाइट से, ठीक है, जहां से रस्से को खींचा जा सकता है। अच्छा, अब देखो मैं कर क्या रहा हूं मेरे बेटा, जैसे मैं यहां से रस्से को उठाता हूं, ये रस्सा क्या करेगा समझना। जैसे ही मैंने रस्से को यहां से ऐसे ऊपर की तरफ किया तो देखो ये वाला पार्टिकल जब ये ऊपर जा रहा है तो इसने ऊपर जाते हुए अपने बाजू वाले पार्टिकल पे ऊपर जाने के लिए फोर्स लगाई। सोचो, जब मैंने इसे उठाया तो इसने ऊपर जाते हुए अपने बगल वाले पार्टिकल पे ऊपर जाने के लिए क्या करा, फोर्स लगाई। नतीजे में
इस पार्टिकल ने इसके ऊपर नीचे आने के लिए फोर्स लगाई। क्यों सर? भैया न्यूटन का थर्ड लॉ। फिर सोचो, मैंने क्या किया, मैंने एक रस्से को उठाया एक एंड से, आखिरी से उठाया। जब ये वाला पार्टिकल जो मेरे हाथ में है, जिस पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, ये ऊपर आ रहा है, तो इसने अपने बगल वाले पार्टिकल को ऊपर खींचा, बगल वाले पार्टिकल ने इसको नीचे खींचा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन। अब होगा क्या, ये भाई साहब नीचे आएंगे, कुछ मेरी फोर्स, कुछ इस बगल वाले पार्टिकल की फोर्स की वजह से, और ये वाले भाई साहब क्या होंगे, ऊपर जाएंगे। अब फिर सुनो, जब ये वाले भाई साहब ऊपर जा रहे थे तो इन्होंने अपने बगल वाले पार्टिकल को ऊपर खींचा। देखो ये वाले भाई साहब हैं जो कहां जा रहे थे, ऊपर। इन्होंने क्या किया, अपने बगल वाले पार्टिकल को कहां खींचा, ऊपर। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इस एक्शन का एक रिएक्शन हुआ और इसने इसको कहां खींचा भाई, नीचे। तो भाई इस पे नेट फोर्स डाउनवर्ड हो गई, ये नीचे आया, इस पे नेट फोर्स अपवर्ड हो गई, ये कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। समझो, अब फिर वही कहानी हुई, ये वाला पार्टिकल आपके पास कहां गया मेरा बेटा, ऊपर गया। ये जब ऊपर जा रहा था, इसने ऊपर जाते हुए इस वाले पार्टिकल को ऊपर खींचा और इसने जवाब में इसको कहां खींचा भाई साहब, नीचे खींचा। अब यही सूरत हाल चलती गई और आपको नजर आ रहा है कि आपके पास जो पल्स है ये कहां प्रोपेगेट करती हुई जा रही है, आगे। सर क्या एक्चुअल में ऐसा होता है कि एक पार्टिकल को ऊपर लेके जाते हैं तो वो अपने बगल वाले को खींचता है ऊपर, बगल वाला ऊपर जाता है तो वो अपने बाजू वाले को ऊपर खींचता है? बिल्कुल ऐसे ही होता है। अगर आपने मेरा वेव्स का लेक्चर नंबर 1 गौर से देखा था तो वहां मैंने आपको कंडीशंस बताई थी कि वेव की प्रोपेगेशन की किसी मीडियम में कंडीशन क्या होती है। मैंने बताया था पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम शुड बी एबल टू इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। अगर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम के पास यह सलाहियत नहीं है कि वो एक दूसरे से इंटरेक्शन करें, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएं या एक दूसरे के साथ ताल्लुक कायम करें, तो कभी भी आपके पास वेव प्रोपेगेट नहीं कर सकती। लेक्चर 1 में बताई थी ये बात। तो देखो, पार्टिकल शुड बी एबल टू एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। तो ये वाला पार्टिकल अपने बराबर वाले को ऊपर खींचेगा, जब वो ऊपर जाएगा वो अपने बाजू वाले को ऊपर खींचेगा। यही सूरत हाल चलती जा रही है, ये ऊपर जाएगा ये अपने बाजू वाले को खींचेगा। ये वाला जैसे ये ऊपर जा रहा है, ये बराबर वाले को ऊपर खींच रहा है और इस वाले के ऊपर नीचे फोर्स लगा रहा है। क्यों? देखो ना भैया, इस वाले पार्टिकल ने इस पर अपवर्ड फोर्स लगाई अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, ये वाला पार्टिकल इस पर क्या करेगा, डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा। अब यही सूरत हाल चलते 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 क्या हुआ भाई, वो आखिरी पार्टिकल आ गया। अब गौर से सुनना, अभी तक की सूरत हाल भाई बिल्कुल क्लियर रखना, कोई रट्टा नहीं है, सब समझ में आएगा। अभी तक की सूरत हाल क्लियर रखना, हो क्या रहा है, जो पार्टिकल ऊपर जाता है वो अपने बराबर वाले के ऊपर जाने के लिए फोर्स लगाता है। जब मान ले इसे ए कह रहा हूं और इसके बराबर वाले को बी कह रहा हूं, ए वाला पार्टिकल बी वाले पे ऊपर जाने के लिए फोर्स लगाएगा जब ए ऊपर जा रहा होगा, बी वाला जवाब में ए पे नीचे आने के लिए फोर्स लगाएगा। तो देखो, ए के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लगी तो वो नीचे आना शुरू हो गया, और बी कहां जा रहा है भाई, ऊपर जा रहा है। अब देखो, ये वाला पार्टिकल जो कि ऊपर जा रहा है वो क्या करता है, इस फिक्स एंड पे ऊपर जाने के लिए फोर्स लगाता है। भैया हर पार्टिकल यही कर रहे हैं ना, ये पार्टिकल ऊपर जाते हुए इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, ये वाला इस पे डाउनवर्ड फोर्स लगाता है, तो ये नीचे आ जाता है, ये ऊपर जाने की कोशिश करता है। ये ऊपर जाता है अपने बराबर वाले पे ऊपर फोर्स लगाता है, वो वाला इस पे नीचे फोर्स लगाता है। ऐसे करते करते बिल्कुल समझ लो आखिरी सेक्शन आ गया। इस आखिरी सेक्शन में क्या हो रहा है, जो आखिर से बिल्कुल पहले वाला पार्टिकल है, ये इस वाले पार्टिकल पे ऊपर जाने के लिए फोर्स लगाता है। ये वाला तो फिक्स पार्टिकल है, फिक्स्ड एंड है, ऊपर जा ही नहीं सकता। लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ इस पे फोर्स कहां लगती है, डाउनवर्ड। ये वाला पार्टिकल इसे फिर से ऊपर जाने के लिए मजीद फोर्स लगाता है, ये तो ऊपर जा नहीं सकता, बिल्कुल ढीठ पार्टिकल है, ये इसके ऊपर बढ़ा के फोर्स कहां लगाता है, डाउनवर्ड। सोचो, आखिर से पहले वाला पार्टिकल आखिरी पार्टिकल को ऊपर खींच रहे, वो इसको नीचे खींच रहे, वो ऊपर तो जाता नहीं है क्योंकि फिक्स एंड है। ये वाला पार्टिकल जो आखिर से पहले वाला है वो इसको ऊपर जाने के लिए मजीद फोर्स लगाता है, वो अभी भी ऊपर नहीं जाता, और ये इसको मजीद क्या करता है, डाउनवर्ड पुल देता है, डाउनवर्ड फोर्स लगाता है। इसके जो फिक्स एंड है या फिक्स पार्टिकल है, इसके डाउनवर्ड फोर्स लगाने के नतीजे में क्या होता है, ये पार्टिकल आपका डाउनवर्ड एक्सेलरेट करता हुआ आता है और अपनी मीन लाइन से नीचे चला जाता है। ये मीन लाइन थी ना भैया, ये मीन लाइन थी, इस मीन लाइन से कहां चला जाता है, नीचे चला जाता है, और अब ये पार्टिकल वापस प्रोपेगेट करना शुरू करता है। सोचो सोचो, समझो आहिस्ता आहिस्ता। हुआ क्या, ये आपके पास कैसा एंड था, ये मेरा बेटा आपके पास था डेंसर मीडियम की बाउंड्री, इसको डेंसर मीडियम की बाउंड्री भी कहते हैं, या इसको आप फिक्स्ड एंड भी कहते हो। क्या कहते हो भाई, फिक्स्ड एंड, या इसे आप रिजिड एंड भी कहते हो, रिजिड एंड, या इसे आप वॉल भी कह सकते हो। ठीक है,
मतलब आपके पास इस रस्से के मुकाबले में जो भी कोई ऐसा डेंसर मीडियम है, ठीक है। एक और पहचान भी है डेंसर मीडियम की, अभी आगे चल के बता देता हूं। अब हुआ क्या इसके अंदर, मैं फिर से ओवरऑल कहानी को समराइज कर रहा हूं। आपने ऐसे रस्से को ऊपर किया, जो पार्टिकल ऊपर जा रहा है वो अपने बाजू वाले को ऊपर कर रहा है, बाजू वाला इस पे नीचे नेट फोर्स लगा रहा है। फिर ये ऊपर गया, वो अगले वाले को ऊपर किया, अगले वाले ने ऐसे नीचे किया, करते 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 आखिरी सीन आ गया, ड्रॉप सीन हो रहा है, क्लाइमैक्स आ गया। आखिर से पहले वाला पार्टिकल, आखिरी पार्टिकल मैं कह रहा हूं फिक्स्ड एंड को, आखिर से पहले वाला पार्टिकल फिक्स पार्टिकल को ऊपर घसीटता है, और फिक्स पार्टिकल तो फिक्स है, ऊपर नहीं जाएगा, फिक्स पार्टिकल इसे नीचे पुल करता है। आखिर से पहले वाला उसको ऊपर ले आने के लिए मजीद फोर्स लगाता है, वो भी नहीं जाता, उस पर वो फोर्स बल्कि बढ़ा के लगा देता है डाउनवर्ड, क्योंकि जितना एक्शन होगा उतना ही क्या होगा, रिएक्शन। फिक्स पार्टिकल के आखिर से पहले वाले पार्टिकल पे फोर्स लगने के नतीजे में ये जो पल्स है, ये वाला पार्टिकल ये डाउनवर्ड एक्सेलरेट करता हुआ जाता है, और इसका मोमेंटम इसे अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मीन लाइन से कहां ले जाता है, नीचे, ताकि एनर्जी कंजर्व रहे। ध्यान में रखिएगा, ये ऊपर था ना, तो ये एक्सेलरेट करता हुआ कहां चला गया, जितना ऊपर था उतना नीचे चला गया। मान लो मीन लाइन से 1 सेंटीमीटर ऊपर था, मीन लाइन से 1 सेंटीमीटर नीचे चला गया। अब समझना जरा, समझना अब क्या हो रहा है। जब ये मीन लाइन से नीचे जा रहा था तो इसने अपने बाजू वाले पार्टिकल को भी मीन लाइन से नीचे खींचा। सोचो, जब ये मीन लाइन से नीचे जा रहा है तो इसने अपने बाजू वाले पार्टिकल को मीन से नीचे खींचा, और इस बाजू वाले पार्टिकल ने इसको ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई करी, तो ये भाई साहब ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आएगा। अब सूरत हाल ऐसी हो गई, उलट हो गई। देखो देखो, ये नीचे आ गया, वो ऊपर चला गया। अब समझो, जब ये पार्टिकल नीचे जा रहा था इसने अपने बाजू वाले को नीचे खींचा, जवाब में इसने इसको ऊपर खींचा, ये ऊपर चला जाएगा, आगे जाएगा, गोया के पल्स आपके पास ऐसे प्रोपगेट करती हुई जा रही है। तो आपने सीखा क्या कि अभी हो क्या रहा है, देखो आपने सीखा ये कि आपके पास डेंसर मीडियम या फिक्स्ड एंड से या रिजिड एंड से या वॉल वाले एंड से आपके पास जो आपकी वेव थी वो इन्वर्ट होके रिटर्न हो रही है, यानी कि रिफ्लेक्ट तो हुई है, गई जाके टकराई और टकरा के रिटर्न हुई, रिफ्लेक्शन हुई है, लेकिन इन्वर्टेड वेव फॉर्म रिटर्न हुई है। क्या मतलब, गया आपके पास क्रस्ट था और वापस आपके पास ट्रफ आया है। ट्रांसफर वेव में ये दो चीजें पढ़ी थी ना हमने, एक क्रस्ट है एक ट्रफ है। तो क्रस्ट गया था और वापस क्या आया है, ट्रफ आया है। अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव होती तो कंप्रेशन जाता तो रेयरफेक्शन आता, रेयरफेक्शन जाता तो कंप्रेशन आता। गोया कि आप लिखोगे कि आपने नोट्स में, जब कभी भी कोई वेव किसी डेंसर मीडियम की बाउंड्री को स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट करेगी तो आपके पास क्या होगा, वेव इन्वर्जन हो जाएगी, वेव इन्वर्ट हो जाएगी। क्रस्ट टकराएगा तो ट्रफ आएगा, ट्रफ टकराएगा तो क्रस्ट आएगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन टकराएगा तो रेयरफेक्शन आएगा, रेयरफेक्शन टकराएगा तो कंप्रेशन आएगा। क्लियर हो गया। अब यहां पे जरा फेज डिफरेंस का फिनोमिना भी देख लें, इसको देखो और इसको देखो। अब अगर मैं आपसे पूछूं भाई फेज डिफरेंस, देखो आगे भी वेव है, उसको नहीं बना रहा मैं, इसको देखो आगे भी वेव है। अब देखो, एक क्रस्ट है मेरा बेटा और एक ट्रफ है, चेक करो। एक जगह पे पार्टिकल मीन से नीचे आना चाह रहा है, एक जगह पे पार्टिकल मीन से ऊपर जाना चाह रहा है। इसका फेज 0 डिग्री या 0 रेडियन, इसका फेज 180 डिग्री या पाई रेडियन। तो अगर मैं बोलता हूं भाई फेज डिफरेंस बताओ, तो फेज डिफरेंस कितना है, पाई रेडियन या 180 डिग्री। यानी कि बच्चे यहां पे आपके पास जो वेव रिफ्लेक्ट करती हैं उसे हम कहते हैं आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्री। ठीक है, तभी तो वेव इन्वर्जन का फिनोमेना कह रहे हैं आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्री। और इन दोनों में जो पाथ डिफरेंस है वो कितना है भाई, लैम्डा बाय 2। क्लियर हो गया, आहिस्ता आहिस्ता, कोई जल्दी नहीं है, समझ आ गई यहां तक की बात। यानी कि डेंसर मीडियम से जब कभी भी आपकी कोई वेव रिफ्लेक्ट करके वापस आ रही होगी तो अल्टीमेटली वहां पे आपके पास क्या होगा, वेव इन्वर्जन का फिनोमेना होगा। क्रस्ट जाएगा तो ट्रफ आएगा, क्रस्ट जाएगा तो ट्रफ आएगा, ट्रफ जाता तो क्रस्ट आता। गोया अगर ऐसा होता, सोचो ऐसे जाता तो आपके पास ऐसे ये रिटर्न करता, ये जाता तो ये रिटर्न करता, ट्रफ जाता तो क्रस्ट आता, कंप्रेशन जाता तो रेयरफेक्शन आता, रेयरफेक्शन जाता तो कंप्रेशन आता। क्लियर है। अच्छा, एक चीज और हमने मेरा बेटा ध्यान में रखना, हमारे कोर्स में चूंकि ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स और रिफ्रैक्शन ऑफ वेव शामिल नहीं है तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारे पास कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा। और चूंकि वेव रिफ्लेक्ट नहीं हुई तो रिफ्रैक्ट नहीं हुई, ट्रांसमिट नहीं हुई, तो सारी की सारी वेव क्या हो गई है, रिफ्लेक्ट हो गई, वापस आ गई। ट्रांसमिशन होती है दूसरे मीडियम में जाना, तो हमने ये माना हुआ है
इसको टकराने के बाद कुछ पार्ट भी ट्रांसमिट नहीं हुआ, बिल्कुल आइडियल केस है, नो ट्रांसमिशन, कोई ट्रांसमिशन नहीं हुई है, या कह लो कि कोई रिफ्रैक्शन नहीं हुई है, REFRACT, कोई रिफ्रैक्शन नहीं हुई है, सारी की सारी रिफ्लेक्शन हो गई, वापस आ गया। ये बिल्कुल आइडियल सिनेरियो है। इसी की वजह से अभी आपको आगे भी कुछ चीज़ें नजर आएंगी, कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा, इसी को समझाने के लिए ना हमारे पास एक तरीका और होता है। किसको समझाने के लिए भैया? डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन को। देखो बना के पहले बता देता हूं आपको। देखो आपने भी ये चीज़ समझ ली ना कि ये जाके इससे टकराएगा तो इस तरीके से ये वापस आएगा। पूरा फिनोमिना समझ लिया कि भाई क्यों होगा, हर पार्टिकल अपने से अगले वाले पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, कोने पे जाके फिक्स एंड पे ऊपर फोर्स लगाएंगे, वो ऊपर नहीं जाएगा, वो फोर्स बढ़ाएंगे तब भी ऊपर नहीं जाएगा, फिक्स्ड एंड अलबत्ता उतनी ही रिएक्शन फोर्स इस पे नीचे की तरफ लगाएगा, ये एक्सेलरेट करता हुआ डाउनवर्ड जाएगा, एनर्जी को कंजर्व करने के लिए मीन लाइन से नीचे जाएगा, और फिर जब मीन लाइन से नीचे जाएगा तो अपने बाजू वाले को नीचे खींचेगा, वो इसे ऊपर खींचेगा और पल्स गोया ऐसे वापस ट्रेवल करती हुई आ रही होगी। क्लियर है? अब देखो इसी को समझाने का एक तरीका और है। वो एक तरीका क्या है भाई? ये मान लो आपके पास एक पल्स क्रिएट हुई और ऐसे जा रही है, या आपके पास आपके फिक्स्ड एंड की बाउंड्री है, ऐसे जा रही है, हमने यहाँ पे एक और पल्स क्रिएट कर दी इस तरह से। देखो समझना, ये वैसे ही है समझाने के लिए, ठीक है, कि आप अज्यूम कर लो, आप इमेजिन कर लो कि एक फिक्स बाउंड्री के पीछे, ऐसा कुछ है नहीं, समझाने के लिए बता रहे, आप अज्यूम कर लो कि भाई इस फिक्स बाउंड्री के पीछे एक डाउनवर्ड पल्स क्रिएट हुई है। जिस वेलोसिटी से ये पल्स फॉरवर्ड जा रही है बाउंड्री की तरफ, उसी वेलोसिटी से ये पल्स भी यहां आ रही है। अब सोचो, इसका एम्पलीट्यूड भी ए है, इसका एम्पलीट्यूड भी क्या है भाई? ए है। जब ये वाली पल्स यहां पहुंचेगी तो देखो सोचो, ये पल्स क्या चाहती है? पार्टिकल ऑफ द मीडियम ए एम्पलीट्यूड के साथ ऊपर जाए। ये पल्स क्या चाहती है? पार्टिकल ऑफ द मीडियम ए एम्पलीट्यूड से नीचे आए। जब ये यहां पहुंचेगी उसी लम्हे ये यहां पहुंचेगी। तो आपके पास ये जो फिक्स पॉइंट है, ये जो फिक्स पॉइंट है, इसके ऊपर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगेगा, और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि नेट एम्पलीट्यूड बराबर होगा y1 प्लस y2 के, यानी कि दोनों की वजह से जो आपके पास क्या आएगा? दोनों की वजह से जो आपके पास सम आएगा। किसका? डिस्प्लेसमेंट का। भाई एक ये पल्स है जो कोई डिस्प्लेस कराना चाह रही है, एक ये पल्स है जो कोई डिस्प्लेस कराना चाह रही है, तो यहां पे नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? y1 प्लस y2। तो आप नोट करो, जितना एम्पलीट्यूड इसका ऊपर की तरफ है उतना एम्पलीट्यूड इसका नीचे की तरफ है, तो a माइनस ए नेट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? 0। गोया कि यहां पे पार्टिकल की जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगी? 0 होगी। और यहां पे पार्टिकल आपका क्या कर रहा होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा होगा। गोया कि अपनी जगह से ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, क्योंकि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0 है, उसकी वजह से नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 है। कॉन्सेप्ट का फील आ रहा है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही बात बताई थी। देखो मैंने क्या बोला था, यहां पे जो आपका फिक्स्ड एंड है, ये वाला पार्टिकल जब इसको ऊपर खींचेगा नहीं जाएगा, तो गोया डिस्प्लेस ही नहीं हुआ अपनी जगह से। मजीद खींचेगा अब भी नहीं जाएगा, अलबत्ता वो जवाब में जो इसमें फोर्स लगाएगा उसकी वजह से ये पल्स पलट जाएगी और रिवर्स मैनर में जाएगी। तो यही तो हो रहा है समझाने के लिए। ये पल्स यहां गई, ये पल्स यहां आई, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो हुआ, जितना एम्पलीट्यूड इसका होता है एम्पलीट्यूड इसका, कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई, आपके पास रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल क्या हो गया? 0 हो गया। क्लियर हो गया? सही है। अब इसी को बच्चे आप पल्स को बना के भी समझ सकते हो। ये तो एक पल्स थी ना, आप यहां पे अपनी वेव फॉर्म भी बना के देख सकते हो, उससे भी आपको बात समझ में आ जाएगी, जो हमारे अगले लेक्चर में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा हमें। देखो ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे आ रहा है, समझिएगा जरा बात को। सर ये और ये में क्या फर्क है? बेटा ये एक पल्स है। देखो अगर मैं हाथ को ऊपर ले आके ऐसे छोड़ता हूं, एक जर्क बनता है, वो आगे जाता है। अगर मैं हाथ को ऊपर ले आके छोड़ता हूं और फिर नीचे लाके ऊपर करता हूं, तो एक पल्स ऐसे पहले बनी, एक पल्स बाद में ऐसे बनी, अब वो जा रहा है, तो ये 2 पल्सेज हो गई, वेव ट्रेन कहलाती गई है। अब देखो ये पल्स पहले यहां पहुंचेगी और यहां से ये वाली पल्स आएगी, तो ये वाली पल्स देखो y1 ऊपर, ये y1 नीचे, तो नेट डिस्प्लेसमेंट अभी भी 0, क्योंकि जितना इसका एम्पलीट्यूड है उतना इसका एम्पलीट्यूड है। फिर इस वाली के पीछे ये वाली पल्स आएगी और इस वाली के पीछे ये वाली पल्स आएगी, अभी भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होगी। यानी कि जहन में रखना, फिक्स्ड एंड के अंदर जो बाउंड्री वाला पॉइंट है, यानी कि फिक्स्ड एंड है, वहां पे हमेशा आपके पास क्या होगी? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। यानी कि मेरा बेटा आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल की, वो क्या हो रही होगी? 0 हो रही होगी। अब बच्चे इसकी इक्वेशन लिखना सीख लेते हैं। माजी में इससे रिलेटेड हमारे पास इक्वेशन का क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई अगर इंसिडेंट वेव आपको गिवन है तो बताओ आपके पास रिजल्टेंट
रिफ्लेक्टेड वेव क्या होगी फ्रॉम द डेंसर बाउंड्री या रेयरर बाउंड्री। तो रेयरर पे तो भी काम करते हैं, पहले डेंसर बाउंड्री की सीखते हैं। देखो मान लो मेरा बेटा आपके पास, मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, मान लो मेरा बेटा अगर आपके पास जो इंसिडेंट वेव है वो ऐसे गिवन है, ए साइन मिसाल के तौर पे ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये है इंसिडेंट वेव। अब आपने बताना है रिफ्लेक्टेड वेव। आप नोट करो बच्चे, जो इंसिडेंट वेव है ये कहां जा रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही है। अरे भैया कैसे पता चला, दोनों का साइन ऑपोजिट है। अब आपको इसने बोला कि जो आपकी रिफ्लेक्शन हुई है वो कहां से हुई है, डेंसर मीडियम की बाउंड्री से हुई है। आपको पता है डेंसर मीडियम की बाउंड्री से टकराने के बाद दो चीजें होती हैं। एक चीज, पहली चीज तो रिफ्लेक्शन की वजह से होगी। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, अगर वेव पहले पॉजिटिव एक्स में जा रही थी, अब कहां जाएगी भाई, नेगेटिव एक्स में। भाई रिफ्लेक्शन में तो यही होता है ना, वेव टकराई, टकरा के पलटी, तो नेगेटिव एक्स में जा रही थी तो पॉजिटिव एक्स में आएगी, पॉजिटिव एक्स में जा रही थी तो नेगेटिव एक्स में आएगी, एक चीज। और दूसरा, चूंकि डेंसर मीडियम है तो इसमें फेज शिफ्ट आएगा कितना, 180 डिग्री का या पाई रेडियन का। तो भाई इसकी वेव इक्वेशन कैसे लिखेंगे, यही दो चीजें देखेंगे। y रिफ्लेक्टेड विल बी इक्वल टू, आप बोलोगे भाई a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स का ही साइन चेंज होता है हमेशा। यहां माइनस था, आपने क्या कर दिया प्लस, और आगे आपने लगा दिया प्लस 180 डिग्री या कह लो प्लस पाई रेडियन। ठीक है, ऐसे लिख दिया आपने, क्लियर हो गया। अब सर ये आंसर है, ये आंसर है, आगे सॉल्व करना चाहो आगे सॉल्व कर सकते हो। भाई साहब इस चीज को आप मान लो कि ये आपके पास अल्फा है, इस चीज को मान लो ये आपके पास क्या है, बीटा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन अल्फा प्लस बीटा का। इससे रिलेटेड एग्जामिनर पता नहीं कितनी दफा क्वेश्चन पूछ चुका है। साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। जो भी सिंध बोर्ड की नई किताब आई है ना, उन्होंने भी इसको शामिल किया है। जो आपके पास पंजाब और फेडरल की पुरानी किताबें थी उसमें भी ये क्वेश्चन शामिल थी, अब पता नहीं क्यों नहीं शामिल की हुई उन्होंने, लेकिन सिंध बोर्ड की नई किताब ने तो उसको शामिल किया हुआ है। तो अब रिफ्लेक्टेड वेव आपके पास क्या बन गई, देखो ए ये आ जाएगा आपके पास साइन अल्फा और कॉस बीटा, अब प्लस है तो प्लस साइन आएगा, कॉस ये लिखा है ना, हाँ कॉस अल्फा साइन बीटा। अब देखो भैया आपके पास ये वाला पूरा फैक्टर मर गया, क्योंकि साइन 180 डिग्री क्या होता है 0, कॉस 180 क्या होता है -1। तो मेरा बेटा आपके पास रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन बनी -a साइन ओमेगा टी प्लस का के एक्स। क्लियर हो गया, ये आपके पास रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन आ गई। क्लियर हो गया। अब बच्चे परेशान चल रहे होते हैं, ठीक है, बच्चे क्या कर रहे होते हैं, बच्चे याद भी कर लेते हैं चीजें, कैसे कि भाई ये वेव है, अब जो रिफ्लेक्ट बैक करके आएगी, आपने इसका साइन पलट दिया तो ये आ गया प्लस के एक्स, और इसका एम्पलीट्यूड चूंकि ऊपर की तरफ ए था, इसका चूंकि नीचे की तरफ ए, तो आ गया माइनस ए। देखो याद करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बेहतर है अगर आप चीज को कॉन्सेप्चुअली पढ़ लो, आप किसी भी तरह का सवाल हल कर सकते हो, समझना। याद करने वाले इसको याद कैसे करा देते हैं कि भाई ये वेव जो आगे जा रही है इसकी इक्वेशन ये दी हुई है, जो वेव टकरा के पलटेगी डेंसर मीडियम से, तो सबसे पहले तो भाई ये पॉजिटिव एक्स पे थी तो इसलिए ये था, साइन ऑपोजिट था, माइनस एक्स में आ रही है तो आपने के एक्स का साइन पलट दिया तो ये क्या हो गया प्लस के एक्स, और इसका एम्पलीट्यूड ऊपर की तरफ प्लस ए था इसलिए यहां प्लस था, इसका नीचे की तरफ है तो क्या हो रहा है माइनस ए। तो ऐसे भी याद कर सकते हो, लेकिन बेहतर नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि रिफ्लेक्शन में दो ही चीजें होंगी, प्लस पे आ रही थी तो टकरा के माइनस में आएगी, और पाई या 180 डिग्री का क्या होगा, फेज शिफ्ट आएगा। दूसरी चीज ध्यान में रखना, हम पढ़ रहे हैं आइडियल रिफ्लेक्शन, ना कोई ट्रांसमिशन है, ना कोई एनर्जी लॉस है, ना कोई रिफ्रैक्शन है। यही वजह है कि जो एम्पलीट्यूड ए था वही एम्पलीट्यूड ए से वापस आ रही है, जबकि इन एक्चुअल आपके पास एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है, इंसिडेंट वेव का ज्यादा होता है, आने वाली वेव का कम होता है। अब अगर एक सवाल मैं आपको देता हूं करने के लिए, मान लो, और ये सवाल मेरा बेटा आपके पास आया है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज 2013 में। ये तब तक आपके पास फेडरल की और पंजाब की पुरानी किताबें चला करती थी। अभी भी आपके पास अहम ये सभी चीजें, क्योंकि नर्स की वेबसाइट पे, आर्मी मेडिकल कॉलेज की वेबसाइट पे कैटेगोरिकली ये बात मेंशन है कि आपने सिर्फ अपने बोर्ड की किताबें नहीं पढ़नी, आपने सारे बोर्ड की किताबों को जहन में रखना है। तो अभी सिंध बोर्ड की किताब में ये सब चीजें शामिल हैं, मैं कई दफा आपको बता भी चुका हूं। तो उस वक्त सिंध में नहीं थी, पंजाब और फेडरल में हुआ करती थी, ठीक है। तो अब देखो जरा यहां पे क्वेश्चन क्या है, अगर मैं आपको बोलता हूं भाई इंसिडेंट वेव है, मान लो ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, आपने बताना है रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन,
अगर आपके पास रिफ्लेक्टेड वेव डेंसर मीडियम की बाउंड्री से टकरा के वापस आ रही है। ये वाली वेव देख के आप समझ गए ना, ये वो वाली वेव है जिसमें सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस में जो पार्टिकल है वो मीन पर है और मीन से कहां जाना चाह रहा है, नेगेटिव एक्सट्रीम पे। चलो जल्दी से करके बता दो। देख लो भैया, हमारे पास सबसे पहला काम क्या करना था आपने, आपको पता है ये पॉजिटिव एक्स के अलोंग जा रही है, टकराने के बाद कहां आ जाएगी, नेगेटिव एक्स के अलोंग आ जाएगी। तो आप बोलोगे भाई रिफ्लेक्टेड वेव विल बी इक्वल टू, साइन किसका चेंज हो जाएगा भाई, साइन आपके पास चेंज हो जाएगा के एक्स का, तो बन जाएगा माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी, यही बन जाएगी। और साथ में क्या होगा आपके पास, फेज डिफरेंस आएगा कितना, पाई रेडियन का या 180 डिग्री का। ठीक है, अच्छा सर ये साइन ओमेगा टी का चेंज नहीं होगा, नहीं, के एक्स का चेंज होगा। क्यों सर, जो मैंने आपको प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव की इक्वेशन ड्राइव कराई थी ना, उसमें इसका जवाब मौजूद है कि हम t माइनस एक्स अपॉन वी लेते हैं जब पॉजिटिव एक्स वाली है, और जब नेगेटिव एक्स वाली होगी तो हम t प्लस एक्स अपॉन वी लेंगे डेरिवेशन में। सर बहुत ऊपर से गई है बात, तो जानने की जरूरत ही नहीं है, मैं आपको इसलिए आसान करके बता रहा हूं कि एक्स का साइन चेंज कर देना, वरना आप वो वाला लेक्चर देखना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि t माइनस एक्स बाई वी कब लेते हैं और t प्लस एक्स बाई वी कब लेते हैं। अब क्या करेंगे भाई, इसके अंदर सिंप्लीफाई कर ले भाई, वाई आर विल बी इक्वल टू, या रिफ्लेक्टेड वेव विल बी इक्वल टू ए साइन माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो साइन अल्फा और कॉस बीटा, और आगे वाला फैक्टर तो वैसे खत्म ही हो जाएगा, आपको पता ही है बात। ठीक है, तो y रिफ्लेक्टेड विल बी इक्वल टू, भाई समझ में आया ना क्या किया है, इसको मैंने कहा अल्फा, इसे मैंने कह दिया बीटा, तो साइन अल्फा कॉस बीटा, आगे कॉस अल्फा साइन बीटा उड़ा दिया, क्योंकि साइन 180 डिग्री क्या होता है, जीरो होता है, कॉस 180 माइनस 1 ए साइन, और अगर मैं अंदर से माइनस साइन कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा भाई के एक्स प्लस का ओमेगा टी, ये हो गया। साइन की प्रॉपर्टी होती है कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, यानी कि साइन अपना माइनस साइन जो है ना बाहर फेंक देता है, तो अगर इस माइनस को बाहर निकालूं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो y रिफ्लेक्टेड क्या हो जाएगा भाई, a साइन के एक्स प्लस का ओमेगा टी, ये रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन है। ये अगर आप इक्वेशन बनाना सीख जाते हो तो अगले लेक्चर में जो हमने स्टेशनरी वेव्स का कॉन्सेप्ट पढ़ना है और उसके बाद जो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन पढ़ना है, आपको इतना फायदा होगा इन सब का जिसका कोई अंदाजा नहीं है। आप ना मिनटों में ये स्टेशनरी वेव की इक्वेशन ड्राइव कर रहे होगे, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, फील आ रहा होगा एकदम तमीज से। अब एक सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, मान लो अगर आपके पास एक वेव इस तरह से आई थी, मान लो अगर इंसिडेंट वेव थी ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, इसके लिए अगर आपको, अब देखो ये कहां आ रही है, नेगेटिव एक्स के अलोंग, तो टकराने के बाद कहां जाएगी, पॉजिटिव एक्स के अलोंग, तो के एक्स का साइन हो जाएगा माइनस का, ओमेगा टी माइनस के एक्स, और प्लस पाई लगा दोगे आगे। सॉल्व करना, देखना क्या आ रहा है, इसकी रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन कमेंट में डाल देना, छाप लो, कॉपी कर लो, आगे चलते हैं, रेयर एंड वाला पार्ट करते हैं। अब देखो भैया हमारे पास, अब हमने पढ़ लिया अपना फिक्स्ड एंड का रिफ्लेक्शन, अब हमारे पास है हमारा फ्री एंड का रिफ्लेक्शन। बिल्कुल आसान भाषा में बताया जाए तो फिक्स्ड एंड में क्या था, क्रस्ट जा रहा था तो ट्रफ आ रहा था, क्यों, उसका आंसर हो गया। फ्री एंड में क्या है, क्रस्ट जाएगा तो क्रस्ट ही आएगा, ट्रफ जाएगा तो ट्रफ ही आएगा। कैसे होगा वो अब देख लेते हैं भाई। ठीक है, कंप्रेशन जाएगा तो कंप्रेशन ही आएगा, रेयर फ्रैक्शन जाएगा तो रेयर फ्रैक्शन ही आएगा, फेज में कोई चेंज नहीं होगा, फेज डिफरेंस 0 डिग्री होगा। चलो देखो समझना, ये मान लो बच्चे हमारे पास एक वही रस्सा है, रस्से पे सारा जुल्म हो रहा है, इसके साथ हमने एक छल्ला बांधा हुआ है, एक रिंग बांधा हुआ है मेटेलिक, और यहाँ पे हमारे पास एक पोल के साथ ये लगा हुआ है। सही, वही वाली कहानी जो अब तक पढ़ते आ रहे हैं, कोई नया काम नहीं कर रहे। हुआ क्या भाई, हुआ ये कि आपने रस्से को एक एंड से ऊपर उठाया, इस किनारे से ऊपर उठाया, जब रस्से के पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं तो अपने बाजू वाले को ऊपर खींच रहे हैं, बाजू वाले एंड को नतीजे में नीचे खींच रहे हैं। गोया सूरत हाल कुछ समझना ऐसी हो गई। ठीक है, सही। अब जब ये वाले पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं, ये अपने बाजू वालों को ऊपर खींच रहे हैं और बाजू वाले इन्हें क्या कर रहे हैं, नीचे खींच रहे हैं। ऐसी ही सूरत हाल चलती जा रही है, और ये मान लो यहाँ कहीं पे आ गए, जब ये ऊपर जा रहे थे इन्होंने अपने बाजू वालों को ऊपर खींचा, बाजू वालों ने इन्हें क्या करा भाई, नीचे खींचा, न्यूटन का थर्ड लॉ। अब ये सूरत हाल होते 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 मान लो भाई बिल्कुल आखिरी वाले उस पर आ गए, यानी कि ये आपका है फ्री एंड, फ्री एंड, अच्छा ये जो आपने अपना रिंग लिया हुआ है ना, इसको आप कहते हो फ्री एंड, या इसको आप कहते हो रेयरर एंड, रेयरर एंड या फ्री एंड। इसमें ध्यान में रखना ये बिल्कुल आइडियल किस्म का रिंग है। आइडियल किस्म के रिंग से मुराद ये है भाई साहब, इसका कोई मास नहीं है कि कोई ग्रेविटी इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगा दे।
इसमें कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है कि रगड़ की वजह से कोई एनर्जी वेस्ट हो जाए, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आइडियल किस्म का रिंग है, ठीक है, बिल्कुल मस्त आइडियल रिंग है। अब देखो ये वाला पार्टिकल जब ऊपर जा रहा था, ये आखिर वाला पार्टिकल है जो छल्ले के साथ जुड़ा हुआ है, और ये आखिर से पहले वाला है। जब ये ऊपर जा रहा था, इसने इस रिंग पे ऊपर जाने के लिए क्या किया, फोर्स लगाई। अभी तक हो क्या रहा था, जरा इसको समझो, ये बड़ी कीमती बात है। आपके पास की जो पल्स आ रही है ना, इस पल्स का एम्पलीट्यूड कितना है मेरा बेटा, ए। इससे रिलेटेड भी माजी में एक एमसीक्यू आया है, तो अक्सर बच्चों ने गलत किया था, कॉन्सेप्ट गलत होने की वजह से, समझना। देखो समझो, आपने इसे कितना एम्पलीट्यूड ऊपर लेकर गए थे, रस्से को ए एम्पलीट्यूड ऊपर लेकर गए थे, ठीक है। तो मस्त, इसने अपने बगल वाले को भी ए एम्पलीट्यूड के बराबर ऊपर खींचने के लिए फोर्स लगाई, तो भाई इसने इसको ए एम्पलीट्यूड के बराबर नीचे खींचने के लिए फोर्स लगा दी। इसने अपने बाजू वाले को ऊपर खींचा, उसने इसे नीचे खींचा, होते होते सब ए ए ए एम्पलीट्यूड ऊपर जा रहे। अब हुआ क्या, समझना, देखो समझो, इस पार्टिकल ने इस छल्ले पे, रिंग पे ऊपर की तरफ जाने के लिए फोर्स लगाई। ये पार्टिकल चाहता था ये ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो फ्री एंड क्या हुआ, मस्त ऊपर जा रहा है। अब फ्री एंड जब ऊपर जाएगा तो फ्री एंड ए एम्पलीट्यूड ऊपर नहीं जाएगा, फ्री एंड ज्यादा ऊपर जाएगा। क्यों सर, ऐसा क्यों होगा, अभी देखते बताते हैं। ये फ्री एंड जो ऊपर जाएगा, ये मान लो आपकी मीन लाइन थी, फ्री एंड ऊपर जाएगा मेरा बेटा 2a। समझना, आहिस्ता आहिस्ता भी सब समझ में आएगा। देखो समझो, फिर समझो हो क्या रहा है, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो। आपने रस्से को उठाया, जो पार्टिकल आपके साथ ऊपर आया उसने अपने बराबर वाले पे फोर्स लगाई ऊपर आने के लिए। बराबर वाला ऊपर आ रहा है और इस वाले पार्टिकल को नीचे घसीट रहा है। ये जो बराबर वाला पार्टिकल है वो अपने बराबर वाले को ऊपर खींच रहे और वो इसको नीचे खींच रहे, तो गोया हर पार्टिकल के ऊपर एक डाउनवर्ड फोर्स लग रही है। ये बात समझो, जो पार्टिकल भी ऊपर जा रहा है वो ऐसा नहीं जितना दिल करे ऊपर चला जाएगा, उसके बाजू वाला पार्टिकल उसे पकड़ के नीचे खींच रहा है कि बेटा तुम कहां जा रहे हो, ऊपर नीचे आओ। जैसे हमारे पास होता है ना लेग पुलिंग, वही हो रहा है यहां पे भी। देखो मैं एक पार्टिकल को ऊपर लेके गया, वो अपने बाजू वाले को ऊपर लेके जा रहा है, ये वाला इसे नीचे खींच रहा है, तो भैया तुम ऊपर नहीं जाओ दादा। जब ये ऊपर जा रहा है, ये बराबर वाले को ऊपर ला रहा है, और बराबर वाला जालिम इसे क्या कर रहा है, नीचे खींच रहा है। फ्री एंड के साथ क्या सीन है, आखिर से पहले वाला जब फ्री एंड को ऊपर खींचेगा तो फ्री एंड इसे तो नीचे खींच देगा, फ्री एंड इसे क्या करेगा, नीचे खींच देगा न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये भाई साहब तो नीचे आ जाएंगे, लेकिन क्या फ्री एंड के बाजू में कोई और पार्टिकल है, नहीं। तो गोया फ्री एंड आगे किसी को ऊपर नहीं खींचेगा, तो जब आगे किसी को ऊपर नहीं खींचेगा तो आगे कोई इसे भी नीचे नहीं खींचेगा। बोलो भाई बात समझ में आई। यही वजह है कि फ्री एंड ट्वाइस द एम्पलीट्यूड ऊपर जाएगा, ए एम्पलीट्यूड ऊपर नहीं जाएगा। ये कॉन्सेप्ट फील हुआ तो मुझे बताना। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो फ्री एंड है वो डबल द एम्पलीट्यूड ऊपर जाएगा, ए एम्पलीट्यूड नहीं जाएगा। अगर बाकी लोग ए जा रहे थे, ये 2a जाएगा, बाकी 2a जाएंगे तो ये 4a जाएगा। क्यों, हर पार्टिकल जब ऊपर जाता है अपने बाजू वाले को ऊपर खींचता है, बाजू वाला इसे नीचे खींचता है, गोया हर पार्टिकल एक डाउनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इसके साथ ऐसा सीन ही नहीं है। इसके साथ क्या सीन है, आखिर से पहले वाले ने इसे ऊपर खींचा, होना ये चाहिए था ये अपने बाजू वाले को खींचता, इसके बाजू में कोई है ही नहीं, तो इसने कोई डाउनवर्ड फोर्स ही एग्जैक्ट नहीं एक्सपीरियंस नहीं करी, तो ये ऊपर गया 2a तक। अब जब ये 2a तक ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये अपने बराबर वाले को ऊपर खींचेगा और ये बराबर वाला इसे नीचे खींचेगा, उसके बाद ये 2a जाने के बाद नीचे आएगा। समझे इस बात को। फ्री एंड ऊपर गया, फ्री एंड ऊपर गया a तक, उसके बाद चूंकि इस पर डाउनवर्ड फोर्स नहीं लगी तो मजीद कहां गया, ऊपर, अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। जब ये मजीद ऊपर जा रहा था, अब इसने इस वाले को ऊपर खींचा तो इसने इसे नीचे खींचने के लिए फोर्स लगाई। अब जब ये ऊपर जा रहा होगा, समझो जरा, जब ये ऊपर जा रहा होगा ये अपने बराबर वाले को ऊपर खींचेगा। अब ये देखो वापस आ रही है आपकी पल्स, ये जब ये a से 2a के ऊपर जा रहा था तो इसने अपने पीछे वाले पार्टिकल को ऊपर खींचा, तो इसने क्या किया, इसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लगाई, तो ये भाई साहब नीचे आ गए, और इसने ऊपर जाते हुए अपने बराबर वाले को ऊपर खींच दिया। ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, फिर ये अपने बराबर वाले को ऊपर खींचेगा, इस तरह से आपकी ये पल्स क्या होगी, वापस आएगी। क्लियर हो गया। सोच के देखना, कॉन्सेप्ट का फील आएगा, जो किताब दिल करता है पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। क्लियर है। ये हमारे पास था फ्री एंड। फ्री एंड में देखो क्रस्ट गया था, वापस भी क्या आ रहा है, क्रस्ट ही आ रहा है, इन्वर्जन थोड़ी हुई, ठीक है। ट्रफ जाएगा तो ट्रफ ही आएगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन जाएगा तो कंप्रेशन आएगा, रेयरफेक्शन जाएगा तो रेयरफेक्शन आएगा। कोई फेज डिफरेंस नहीं है। आपके पास फेज डिफरेंस कितना है, 0 डिग्री का या 0 रेडियन का। कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, पाथ डिफरेंस कितना है, 0 का। तो हम कहते हैं ये हमारे पास इन फेज रिफ्लेक्शन है, आउट ऑफ फेज नहीं है। कैसी है, इन फेज है। क्लियर। अब इसकी अगर आपको मेरा बेटा इक्वेशन लिखनी हो भाई,
समझ लो जरा भाई। अच्छा पहले इसको भी समझने के बाकी तरीके तो देख लो। एक तो ये तरीका हो गया, एक और तरीके से आपको फील दिला दे। चलो एक और तरीके से आप ना फील ले लो। ये मान लो मेरा बेटा हमारे पास फ्री एंड है, ये पल्स ऐसे जा रही है, ये पल्स ऐसे जा रही है, ये आपके फ्री एंड की बाउंड्री है जहां पे वो छल्ला लगाया हुआ था, ठीक है। अब देखो ये मान लो भाई पल्स क्या करती है, पार्टिकल ऑफ द मीडियम को अपनी पोजीशन डिस्प्लेस करना चाहती है। ये वाली पल्स चाहती है कि भाई ये ए एम्पलीट्यूड ऊपर जाए, ये वाली पल्स चाहती है कि भाई ये ए एम्पलीट्यूड ऊपर जाए। अब ये मस्त ऐसे आ रही है, ये मस्त ऐसे आ रही है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास मेरा बेटा फ्री एंड का जो बाउंड्री है उसका पार्टिकल है। ये पल्स यहां पहुंचेगी, ये पल्स यहां पहुंचेगी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं ना। जो इस पार्टिकल की नेट डिस्प्लेसमेंट होगी वो y1 प्लस y2 के बराबर हो जाएगी, और इस y1 प्लस y2 का जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा भाई, 2a। कंप्लीट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है, जिसमें जो नेट डिस्प्लेसमेंट होती है उसका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है वो मैक्सिमम होता है, a1 प्लस a2 के बराबर होता है। देखो जब ये पल्स यहां पहुंचेगी, ये पल्स यहां पहुंचेगी, तो a इसका एम्पलीट्यूड, a इसका एम्पलीट्यूड, पार्टिकल 2a एम्पलीट्यूड के बराबर वाइब्रेशन करेगा। समझ आई। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये वाली पल्स यहां से आगे निकल जाएगी, ये वाली पल्स यहां से आगे निकल जाएगी। गोया ये सूरत हाल ऐसी हो जाएगी भाई। एक बार ये ऐसे एम्पलीट्यूड हो गया, 2a एम्पलीट्यूड से इसने वाइब्रेट किया, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, 2a एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट किया। अब ये वाली पल्स यहां से आगे चली गई, ये वाली पल्स आगे आ गई। देखो ये आपके पास फ्री एंड का केस है, क्रस्ट गया था, क्रस्ट ही रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है। और चूंकि एनर्जी लॉस नहीं होना था इसलिए जो एम्पलीट्यूड इसका था वही एम्पलीट्यूड इसका, जिससे ये वापस आ रहा है। तो ध्यान में रखिएगा, फिक्स्ड एंड के अंदर जो आपके पास बाउंड्री का पार्टिकल होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो, वो वाइब्रेट नहीं करेगा। जो आपके पास फ्री एंड है इसमें ये ट्वाइस द एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट करेगा। फील आ गया। चलो अब इसी के अंदर बच्चे अगर इसको मैं ये तो पल्सेस थी ना, वेव बना के दिखा दूं, देखो समझो हो क्या रहा है भाई। ये वेव्स आ रही हैं, जब ये वाला क्रस्ट यहां पहुंचेगा, इसका भी क्रस्ट यहां पहुंचेगा, ट्वाइस द एम्पलीट्यूड ऊपर जाएगा। ये ट्रफ यहां पहुंचेगा तो तब ये ट्रफ यहां पहुंचेगा, ट्वाइस द एम्पलीट्यूड नीचे आएगा। उसके बाद क्या होगा, ये पल्स यहां निकल जाएगी, वो पल्स यहां निकल जाएगी। देखो भाई इसको भी देख लो जरा, ये पल्स यहां जा रही है, पल्स यहां जा रही है, देख लो भाई। समझ आ रही है ये पल्स आपको। ये पल्स ऐसे आती हुई निकल गई, ये पल्स ऐसे आती हुई निकल गई। जब ये दोनों इस पॉइंट के ऊपर सुपर इंपोज करेंगी तो क्रस्ट की वजह से ट्वाइस द एम्पलीट्यूड ऐसे ऊपर जाएगा, ट्रफ की वजह से ट्वाइस द एम्पलीट्यूड कहां आएगा, नीचे आ जाएगा। समझ आ गई, क्लियर है। देखो जब क्रस्ट यहां जाके टकराया तो क्रस्ट ही रिफ्लेक्ट हुआ, उसके बाद ट्रफ जाके टकराया तो ट्रफ रिफ्लेक्ट हुआ। ये बात समझ गए। पहले ये क्रस्ट जाके टकराया तो क्रस्ट वापस आया, फिर ट्रफ जाके टकराया तो ट्रफ ही क्या हुआ, वापस आया। तो ये रिफ्लेक्टेड वेव है जिसमें कोई फेस चेंज नहीं आ रहा। सही, कोई फेस चेंज नहीं आ रहा। इससे मत परेशान होना कि सर इसके मुकाबले में इसकी शक्ल उल्टी है। आप ये देखो कि दोनों की डायरेक्शन भी उल्टी है। देखो भाई साहब, जब ये क्रस्ट जाके टकराया तो क्रस्ट ही आया, जब उसके बाद ट्रफ जाके टकराया तो पीछे क्या आया, ट्रफ आया। अगर मैं इसकी अगर मैं डायरेक्शन यू बना देता, सोचो कि यूं आ रहा है तो ये गलत है डायरेक्शन। ठीक है, क्यों गलत है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई जब क्रस्ट जाके टकराया तो ये ट्रफ आया, ये तो पॉसिबल नहीं है फ्री एंड के अंदर। जब ये जाके टकराएगा तो ये आएगा, क्रस्ट आएगा। जब ये उसके बाद ट्रफ जाके टकराएगा तो उसके बाद क्या आएगा, ट्रफ। तो ये ऐसे चल रही है वेव ट्रेन, ठीक है, और ये ऐसे चल रही है वेव ट्रेन। क्लियर हो गया। अब मेरा बेटा इसकी हम जरा इक्वेशंस भी देख लें। फ्री एंड की हमारे पास जो इक्वेशन होती है, आपसे अगर पूछा जाए कि जैसे फिक्स एंड में हमने देखा था ना, दो काम हो रहे हैं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे अगर वेव आ रही है तो नेगेटिव एक्स पे रिफ्लेक्ट हो रही है, और दूसरा काम क्या हो रहा है, फेस शिफ्ट आ रहा है पाई रेडियन का या 180 डिग्री का। इसमें क्या हो रहा है, इसमें सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। पॉजिटिव एक्स पे आ रहा है तो नेगेटिव एक्स में जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा। ज्यादा आसान है इसकी इक्वेशन लिखना। मान लो इंसिडेंट वेव की इक्वेशन आपके पास थी a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर आपको बोला जाए फ्री एंड से रिफ्लेक्ट हुआ तो भाई इक्वेशन बताओ, तो एक ही काम हुआ है वो लिख लो, a sin ओमेगा टी, के एक्स का साइन पलटता है ना, तो ये हो गया भाई प्लस के एक्स। ये कहाँ जा रहा था, पॉजिटिव एक्स में, ये कहाँ आ रहा है, नेगेटिव एक्स में। गया, टकराया, वापस आ गया। चेक करो, ना तो ए चेंज हुआ ना ओमेगा और के चेंज हुआ। ओमेगा और के चेंज क्यों नहीं हुआ अभी थोड़ी देर में बता देता हूँ, अभी इस पर बात करनी है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपको कहता भाई इक्वेशन है y इंसिडेंट इज इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस का ओमेगा टी, फ्री एंड से रिफ्लेक्शन की इक्वेशन, तो y रिफ्लेक्टेड विल बी इक्वल टू a साइन माइनस का के एक्स माइनस का ओमेगा टी। बस
लोग यहां पे ओमेगा टी के साथ प्लस साइन कर देते हैं, जो कि गलत है, ध्यान में रखिएगा। के एक्स वाला पार्ट के साथ साइन चेंज होगा, वजह उसकी डेरिवेशन है, क्योंकि आप टी माइनस एक्स बाई वी या टी प्लस एक्स बाई वी लेते हो डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, तो एक्स वाले पार्ट का साइन चेंज होता है। क्लियर है? सही, ध्यान में रखेंगे। तो सर हमेशा क्या ओमेगा टी के साथ माइनस आएगा? ये मैंने नहीं कहा, मैंने ये कहा डायरेक्शन ऑफ वेव के चेंज की वजह से ओमेगा टी का साइन चेंज नहीं हो रहा, किसी और वजह से चेंज हो सकता है, फेस कांस्टेंट की वजह से हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ वेव चेंज हो गई कि भाई पहले प्लस एक्स में जा रही थी अब माइनस में आ रही है, या अब माइनस में जा रही थी पहले प्लस, इसकी वजह से आपके पास जो साइन चेंज होगा वो एक्स का होगा साइन, ठीक है। तो प्लस में था आपने माइनस कर दिया, क्लियर है? ये आपके पास हो गई। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए साइन माइनस अगर आप कॉमन ले लो तो के एक्स प्लस ओमेगा टी, साइन अपना माइनस बाहर फेंक देता है तो माइनस ए साइन के एक्स प्लस का ओमेगा टी, ये बन जाएगी इक्वेशन, ये इसकी रिफ्लेक्टेड है, ठीक है। अब एक सवाल आपको दे रहा हूं मैं, अगर आपको बोला जाए भाई इंसिडेंट वेव आपके पास है ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, इसकी रिफ्लेक्टेड वेव बतानी है, तो देख के ही नजर आ रही है, बता दो। मुफ्त के नंबर है कि नहीं है? कॉपी कर लो जल्दी से, आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा, हमने अपने पैरामीटर्स पढ़ने हैं कि वेव के कौन कौन से पैरामीटर्स ऐसे हैं जो कि रिफ्लेक्शन में चेंज होते हैं और कौन कौन से पैरामीटर्स ऐसे हैं जो कि चेंज नहीं होते। सबसे पहले हमारे पास है स्पीड v ऑफ द वेव, ठीक है। एक हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन और एक हम पढ़ेंगे ट्रांसमिशन। ये हमारे कोर्स के अंदर नहीं है, सिर्फ कुछ पॉइंट समझाने के लिए आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। देखो स्पीड ऑफ द वेव, किसी भी मीडियम में वेव कितनी स्पीड से प्रोपेगेट करेगी मेरा बेटा, ये चीज डिपेंड करता है मीडियम की प्रॉपर्टीज के ऊपर, मीडियम की इलास्टिक प्रॉपर्टी और मीडियम की इनर्शियल प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। तो चूंकि रिफ्लेक्शन में क्या होता है, वेव जाएगी, टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में आएगी जिस मीडियम में थी, तो रिफ्लेक्शन में वेव की स्पीड सेम रहती है, नहीं चेंज होती। क्यों भाई? रिफ्लेक्शन क्या है, ये वेव आई, टकराने के बाद वापस आ गई, तो रिफ्लेक्शन में चूंकि मीडियम चेंज नहीं हो रहा इसलिए आपके पास स्पीड चेंज नहीं होती। ट्रांसमिशन में चूंकि मीडियम चेंज हो जाता है तो स्पीड क्या होती है मेरा बेटा, चेंज हो जाती है। अब यहां पे ध्यान में रखिएगा, जिसके लिए मैंने ये पार्ट पढ़ाया है, आपके पास दो फिनोमेनाज हैं। अगर आपके पास आपकी वेव डेंसर से रेयरर में आई है तो अलग फिनोमेना है, रेयरर से डेंसर में आई है तो अलग फिनोमेना है। अगर वेव पहले रेयरर मीडियम में थी अब डेंसर मीडियम में आ गई है तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। अगर पहले डेंसर में थी और अब रेयरर मीडियम में आ गई है तो आपके पास स्पीड क्या हो जाएगी मेरा बेटा, बढ़ जाएगी। और दो अलग वेव्स के लिए डेंसर और रेयरर मीडियम अलग अलग हो सकते हैं, यानी कि एक मीडियम एक सर्टेन टाइप वेव के लिए डेंसर है तो किसी दूसरे टाइप के लिए रेयरर हो सकता है। हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है इसलिए इस पर मजीद बहस हम नहीं कर रहे, बस ये छोटी सी चीज एमसीक्यू में पूछी गई है इसलिए बता रहा हूं कि मीडियम चेंज करने पर वेलोसिटी ऑफ द वेव चेंजेस, क्योंकि मीडियम की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है इसलिए। फिर अगली चीज मेरा बेटा हमारे पास है फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, और फ्रीक्वेंसी के साथ साथ आता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी विच इज 2πf एंड द टाइम पीरियड विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। जहन में रखिएगा, फ्रीक्वेंसी आपके पास डिपेंड करती है सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस पे, मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। भाई जो डिस्टरबेंस, भाई वेव कैसे प्रोपेगेट होती है, अगर मैं अपने हाथ को यूं यूं कर रहा था तो रस्से में वेव्स आ रही थी ना, वेव्स ऑन स्ट्रिंग का जो फिनोमेना है, तो मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं तो गोया के सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस फ्रीक्वेंसी सेट करती है। नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं वो तो मैं सेट कर रहा हूं, क्लियर है। तो चाहे रिफ्लेक्शन हो, चाहे रिफ्रैक्शन हो या ट्रांसमिशन हो, आपके पास फ्रीक्वेंसी की सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि आपके पास क्या चेंज ना हो जाए, सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस चेंज ना हो जाए, या सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस के साथ छेड़छाड़ ना करो। मीडियम चेंज करने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, कई दफा का पूछा गया एमसीक्यू है, कई दफा का। सिमिलरली तीसरी चीज है मेरा बेटा आपके पास वेव लेंथ। तीसरी चीज आपके पास क्या है, वेव लेंथ, और वेव लेंथ की मदद से ही आप डिफाइन करते हो के क्या है भाई, 2π/λ। अब आप एक चीज नोट करो जरा, देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब आप एक चीज देखो, रिफ्लेक्शन में ना तो v चेंज हो रहा है ना f चेंज हो रहा है, तो जब v भी चेंज नहीं हुआ f भी चेंज नहीं हुआ तो ऑब्वियस सी बात है वेवलेंथ भी कैसा रहेगा, सेम रहेगा, हाँ या ना। अरे भैया रिफ्लेक्शन में टकरा के वेव उसी मीडियम में आ गई तो v तो चेंज नहीं हुआ, और फ्रीक्वेंसी तो वैसे ही सोर्स पे डिपेंड करती है, वो भी चेंज नहीं हुई, तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। पुराना v पुराना f तो लैम्डा भी पुराना वाला। अब यहां देखो ट्रांसमिशन में जब वेव दूसरे मीडियम में गई तो वेलोसिटी चेंज हो गई और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई, इसका मतलब वेवलेंथ क्या होगा, चेंज होगा। क्यों सर, सोच के देखो, सोच के देखो। मान लो पहले आपके पास वेलोसिटी थी, सोचना पहले वेलोसिटी कितनी थी,
10, फ्रीक्वेंसी f थी और वेवलेंथ भी 10 थी, समझा रहा हूं सिर्फ। वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी किसी वेव की, फ्रीक्वेंसी f थी और वेवलेंथ 10 मीटर थी, ठीक है। तो भैया फ्रीक्वेंसी सॉल्व करके आ गई आपके पास 1 हर्ट्ज। अब मीडियम चेंज हो गया, और मीडियम चेंज होने की वजह से, मीडियम की प्रॉपर्टीज की वजह से, डेंसर मीडियम था तो वेलोसिटी पहले से कम हो गई, 10 से कम हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। अब सोचो, मैंने कहा मीडियम चेंज की वजह से फ्रीक्वेंसी डू नॉट चेंज, तो ये तो 1 ही आएगा। अब आपको लैम्डा निकालना है, चेक करो, जब सॉल्व करोगे तो लैम्डा का वैल्यू भी 5 मीटर आ रहा है, हाँ या ना। तो गोया मीडियम चेंज की वजह से वेलोसिटी चेंज हुई और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रही, तो लैम्डा डेफिनेटली क्या होगा, चेंज होगा। तो डेंसर मीडियम में वेवलेंथ कम होती है और रेयरर मीडियम में वेवलेंथ ज्यादा होती है। अगले चैप्टर में जब नेचर ऑफ लाइट पढ़ेंगे, वहां पे इस फिनोमिना का बहुत दफा इस्तेमाल होगा थिन फिल्म इंटरफेरेंस में, जब न्यूटन रिंग्स पढ़ेंगे, ठीक है, या इस तरह की चीजें पढ़ेंगे। तो रेयरर मीडियम में वेवलेंथ बढ़ जाती है क्योंकि वेलोसिटी बढ़ती है, डेंसर मीडियम में क्योंकि वेलोसिटी कम होती है, तो वेवलेंथ भी आपके पास क्या हो जाती है भाई साहब, कम हो जाती है। और क्या क्या चीजें होती हैं भाई, और मेरा बेटा हमारे पास होता है फेस चेंज या फेस डिफरेंस। तो भैया रिफ्लेक्शन में आपके पास, रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्शन में अगर वेव डेंसर मीडियम की बाउंड्री से टकरा के आया है तो फेस चेंज होगा पाई रेडियन का या 180 डिग्री का। रिफ्लेक्शन क्या है, एक वेव का जाना, किसी दूसरे मीडियम की बाउंड्री से टकराना और वापस आना। अगर रेयरर मीडियम की बाउंड्री से टकरा के आया है तो फेस चेंज होगा 0 डिग्री का या 0 रेडियन का। इसके लिए पार्ट डिफरेंस होता है λ/2, इसके लिए पार्ट डिफरेंस है 0। इसे कहते हैं आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्री, इसे कहते हैं इन फेज। और ट्रांसमिशन में कोई फेस चेंज नहीं होता, या कह लो कि फेस चेंज होता है 0 डिग्री, कोई फेस चेंज नहीं होता। ये हमारे कोर्स में नहीं है, सिर्फ एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 चीजें अहम थी, इसलिए पूरी बात बताई है। आखिरी चीज मेरा बेटा हमारे पास है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का बच्चे जो एक्चुअल फिनोमेना है वो यही है कि एम्पलीट्यूड आपके पास यहां भी चेंज होता है और यहां भी चेंज होता है। बेसिक सी साइंस है, बेसिक सा रीजन है, खुद सोचो। एक वेव आके टकराई किसी मीडियम की बाउंड्री पे, कुछ आगे चली गई, कुछ वापस आ गई, तो भाई एनर्जी तकसीम हो गई ना, कुछ रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ ट्रांसमिट हो गई, तो एम्पलीट्यूड सेम कैसे रहेगा? क्लियर है? तो एम्पलीट्यूड आपके पास, भाई एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी तय करता है और इंटेंसिटी क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो एनर्जी बिखर जाती है, तो एम्पलीट्यूड दोनों में क्या होता है? चेंज होता है, रिफ्लेक्शन में भी और रिफ्रैक्शन में भी। लेकिन हम आइडियल केस पढ़ते हैं, आइडियल मतलब एनर्जी लॉस 0 वाला फिनोमिना, कोई ट्रांसमिशन ना होने वाला फिनोमिना। तो हमारे पास रिफ्लेक्शन के दौरान एम्पलीट्यूड सेम रहता है, जो आगे आपको पीछे जो इक्वेशन बताई थी उसमें भी नजर आ रहा था। इतना हिस्सा कॉपी कर लो, आगे चलते हैं और इको और रिवर्बरेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अब देखो भैया हमारे पास इको का क्या फिनोमिना है। इको क्या चीज़ है? जैसे जब ये जो मेरा कमरा है बच्चे, जिसके अंदर हमने, ये बेसिकली एक जगह है जहाँ पे जो है ना वो स्टोर के तौर पे भी इस्तेमाल हो रही है और यहाँ पे लेक्चर भी शूट हो रहे होते हैं, ठीक है। अब सूरत हाल क्या है, जब ये बिल्कुल खाली खाली था ना, तो यहाँ पर जब मैं लेक्चर बनाया करता था ना, तो मेरी आवाज़ पलट कर वापस आती थी। कैसे? मैं कुछ बोलता था तो दीवार से आवाज़ स्ट्राइक करके वापस आती थी। ये फिनोमिना कहलाता है इको। अब चूंकि काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, तो यहाँ से आवाज़ पलट के वापस नहीं आती क्योंकि चीज़ें उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। सिमिलरली आपके पास जब आप पहाड़ी एरिया में जाते हो, आप ज़ोर से चिल्लाते हो तो पहाड़ से टकरा के आवाज़ वापस आती है। दिस फिनोमिना इज टर्म्ड एज इको, इको ऑफ अ साउंड। अब देखो इको में आपके पास क्या है भाई, एक सोर्स है जहां से आप कुछ बोल रहे हो और अल्टीमेटली यहां पे मान लीजिए कोई एक रिफ्लेक्टर है, कोई भी एक सरफेस है जिससे ये आवाज़ टकरा के वापस आ रही है आपके पास। तो जो आवाज़ डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो टोटल देखो कितना है। टोटल डिस्टेंस जो आपकी साउंड ट्रेवल कर रही है वो 2d है, d जाने के लिए और d आने के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे मेरा फॉर्मूला यूज़ करूँ s इज इक्वल टू v इंटू टी वाला, तो जो साउंड डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो 2d है, किसके अंदर? t टाइम के अंदर। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे आपके पास एक फिनोमिना और होता है। देखो जब आप कोई बात बोलते हो तो वो आपके अपने कान तक भी तो जाती है। खुद सोचो भाई, मैं कुछ बोल रहा हूं तो मेरे कान में भी तो वो आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही? आ रही है ना। आपके कान पे बोली गई साउंड का जो इफेक्ट है वो 0.1 सेकेंड तक रहता है। ध्यान में रखिएगा। क्या मतलब सर? देखो मैं अगर कुछ बोलता हूं तो वो सेकेंड के 10वें हिस्से तक मेरे कान पे रहेगा, उसका इफेक्ट है। सही? अब सोचो, अगर आपने कुछ बोला और आवाज टकरा के वापस आई और उसने जो टाइम लिया वो 0.1 सेकेंड से ज्यादा टाइम था, तो आप इको को महसूस कर सकते हो।
लेकिन अगर आपने कुछ बोला और वो रिफ्लेक्टर इतना करीब था कि आवाज 0.1 सेकंड से पहले ही वापस आ गई, तो आप डिस्टिंग्विश ही नहीं कर सकते अपनी ओरिजिनल साउंड में और इको साउंड में, तो इको नहीं सुनाई देगी। इसकी बेस पे हम कैलकुलेट करते हैं व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स बोलने वाले में और रिफ्लेक्टर में, कि जहां से आवाज आए तो आप उसे सुन सको, उसे डिस्टिंग्विश कर सको बिटवीन द एक्चुअल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड बैक साउंड। क्लियर है? तो अब देखो इधर, मान लो हम अगर कैलकुलेट करें और हम इसकी स्पीड मान लेते हैं 340 मीटर पर सेकेंड साउंड की, ठीक है, जिसके लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो डी मुझे निकालना है, मिनिमम डिस्टेंस कि मैं इको को सुन सकूं, कई दफा पूछा गया है माजी में, तो v इंटू टी डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो v कितना है भाई? 340 माना हुआ है, और हमारे पास मिनिमम टाइम कितना है? 0.1 है। भैया सोचो, 0.1 वो मिनिमम टाइम है जिसके बाद अगर कोई साउंड आएगा तो मैं इको महसूस कर सकता हूं, इससे पीछे आ जाएगा तो नहीं कर सकता। ठीक है, अपॉन में आ गया 2, मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया भाई 34, 0 से ये 10 है ना, 10 इंटू 0.1 इज 1 अपॉन 2। ठीक, ये समझ गया ना भाई? 0.1 का मतलब 1/10, 10 से 0, ये 1 0 से 1 0 मर गया, तो ये आपके पास आता है 17 मीटर। यानी कि 17 मीटर, फिर समझ लो अगर अभी भी मसला है, एक रिफ्लेक्टर मान लो मुझसे 17 मीटर के फासले पर है, तो मेरा साउंड जाएगा, अगर साउंड का स्पीड यहां 340 मीटर पर सेकंड है, मेरा साउंड जाएगा, उससे टकराएगा और टकरा के वापस आएगा, तो इसको जो टाइम लगेगा वो 0.1 सेकंड लगेगा। चेक कर लो, यहां आप रखो 17, 2 v रखो 340, तो आपके पास आंसर आएगा 0.1। तो आप ई को सुन सकते हो। अगर आपने अपना रिफ्लेक्टर और अपने बीच में साउंड 17 मीटर से कम कर दिया, अब आपके आवाज को जाने और आने में टाइम 0.1 से कम लगेगा, तो आप इको को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, क्योंकि उससे पहले आपके कान पे आपकी एक्चुअल साउंड का इफेक्ट मौजूद होगा। अगर 17 मीटर से ऊपर ले जाओगे तो आपको इको सुनाई देगा, क्योंकि जाने आने में टाइम फिर 0.1 सेकंड से ज्यादा लग रहा होगा। अब इससे रिलेटेड माजी में एक सवाल और आया था। क्या क्वेश्चन? ये था कि आपके पास एक, आपने गन शॉट फायर किया और इसका जो इको सुनाई दिया ये 5 सेकंड के बाद सुनाई दिया। इको कितनी देर बाद आया? 5 सेकंड के बाद आया। गौर से सुनना, एक गन शॉट फायर हुआ और जो उसका इको आया, पलट के साउंड आया, रिफ्लेक्ट होके आया, वो कितनी देर बाद आया? 5 सेकंड के बाद। अगर वहां पे वेलोसिटी ऑफ साउंड थी 332 मीटर पर सेकंड, तो आपने बताना है जिस बंदे ने गन शॉट फायर किया और जहां रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैट्रिक लेवल का, ओ लेवल्स के लेवल का, लेकिन ये आया हुआ है माजी में। ठीक है, अब देख लो भाई क्या करना है इसमें। आपको पता है S इज इक्वल टू v इंटू टी। बस ये ध्यान में रखना कि जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो ट्वाइस होगा। भाई एक बार तो वेव जाएगी, इससे टकराएगी, फिर वापस आएगी, तो गोया 5 सेकंड में ये टोटल काम किया था। भाई गन शॉट पहले तो एक्चुअल साउंड था, वो एक्चुअल साउंड गया, किसी रिफ्लेक्टर से टकराया, किसी सरफेस से टकराया, वापस आया, तो गोया 2d डिस्टेंस कवर किया। ये 332 है और ये 5 है, बस हो गया सवाल सॉल्व। तो d विल बी इक्वल टू 332 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2। सिंप्लीफाई कर लो, 2 16 हो गया 32, 1 यहाँ आ गया, 2 6 हो गया 12। 166 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें, 6 5 30, 0 आया, 3 उधर गया, 6 5 30, 30 और 3 ऐड किया तो 33, 5 1 5 प्लस 3 हो गया। ठीक है, क्या बना मेरा बेटा? ये 830 मीटर। यानी कि जहां से गन शॉट फायर हुआ उससे कितना फासले के ऊपर वो रिफ्लेक्टर मौजूद है? 830 मीटर के फासले पर है। क्लियर है? इसी तरह से अक्सर आपके क्वेश्चन ना सोनार वाले भी बनते हैं। सोनार वाले, सोनार क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम। यानी कि अगर आपके पास एक समंदर में जहाज चल रहा है और इसने डिटेक्ट करना है कि भाई इससे कुछ फासले के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है ताकि वो अपना रास्ता बदले, तो ये क्या करता है? ऐसे साउंड वेव जनरेट करता है। साउंड वेव जाती हैं, इससे टकराती हैं, टकरा के वापस आती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं। तो होता क्या है, इस सोनार सिस्टम में यही फॉर्मूला इनबिल्ट हुआ होता है। कहां चला गया? ये रहा, 2d इक्वल v इंटू टी। इनको पता होता है कि भाई यहां पे स्पीड क्या है, इन्होंने ही तो वो साउंड वेव जनरेट करी है, तो वेलोसिटी पता है, कितना टाइम लगा पता चल गया, डिस्टेंस निकालना है तो d विल बी इक्वल टू v इंटू टी डिवाइडेड बाय 2। इससे पता चल जाएगा कितना दूर है। कहते हैं टाइटैनिक के अंदर सोनार मौजूद नहीं था, यही वजह है कि उसे पता नहीं चला कि आइसबर्ग की डेप्थ कितनी ज्यादा है, जिससे वो टकरा के गिर गया था। हुआ गया था ये तो खुदा को बेहतर पता है,
ठीक है, हम तो नहीं थे उस जमाने में, ना हमारा कोई हाथ है इसके अंदर, लेकिन बहरहाल सुना ऐसा था कि उसमें सोनार टेक्नोलॉजी मौजूद शायद नहीं थी, तो उन्हें आइसबर्ग की सही डेप्थ का अंदाजा नहीं हुआ, उनको लगा वो करीब से कट मार के निकल जाएंगे। ठीक है, तो इतना ऐसा कॉपी करो, रिवर्बरेशन का फिनोमेना समझा रहा हूं। अब देखो भैया, इको क्लियर हो गया ना, इको इज रिफ्लेक्शन बैक ऑफ साउंड वेव्स। अब हम समझ रहे हैं रिवर्बरेशन। अच्छा, रिवर्बरेशन किसी भी बोर्ड की किताब में नहीं है, सिर्फ केपीके और फेडरल बोर्ड की किताब में मौजूद है। क्योंकि मेरी सीरीज के अंदर मैं हर बोर्ड को कवर कर रहा हूं, जितना भी टॉपिक है, तो मुझे ये पढ़ाना है। रिवर्बरेशन क्या होता है? ये कमरा इमेजिन कर लो और इसमें वापस स्टोर वाले आइटम नहीं रखे हुए, तो साउंड एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। सॉरी, देखो, अब मैं कुछ बोलता हूं तो क्या होगा, साउंड वेव हर डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेंगी, तो यहां से भी साउंड टकरा के वापस आएगा, यहां से भी आएगा, वहां से, ऊपर से, सामने, हर तरफ से साउंड वेव वापस आ रही है। सोचो, जब बहुत सारी वेव्स या वेव्स आपस में मिलती हैं तो क्या होता है? इंटरफेरेंस। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, नेट डिस्टर्बेंस इज द सम ऑफ डिस्टर्बेंस ड्यू टू इंडिविजुअल वेव्स। पढ़ा है ना ये बात? ये है रिवर्बरेशन। हुआ क्या? सोचो, मैंने कुछ बोला, आवाज गई और टकराकर वापस आई, मान लो 6 जगह से टकरा के वापस आई। अब वो जब 6 जगह से टकरा के वापस आई तो वो आपस में मिली, उनके मिलने की वजह से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगने के बाद जो रिजल्टेंट साउंड है वो कहलाती है रिवर्बरेशन। फिर समझो, मैं कुछ बोल रहा हूं, आवाज टकरा के वापस आ रही है, ये इको है। जब बहुत सारी इको आपस में मिलेंगी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई होगा कि नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एयर मॉलिक्यूल एट दैट पॉइंट इज द सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इंडिविजुअल। जो वेव्स हैं, इको भी तो वेव है, टकरा के आ रही है वापस, रिफ्लेक्टेड वेव है। इनकी सुपरपोजिशन की वजह से जो वेव बनती है वो रिवर्बरेशन कहलाती है या रिवर्बरेटेड वेव कहलाती है। क्लियर है? एक और डिफरेंस क्या है, इको को सुनना आसान है, इको के लिए मिनिमम डिस्टेंस स्पेसिफाई है। रिवर्बरेशन तो साउंड का कचरा हो रहा है, वो आपको समझ में नहीं आएगा, डिस्टिंग्विश भी नहीं कर सकते, क्योंकि भाई कोई इको कहां से आ रहा है, कोई कहां से आ रहा है, कोई कहां से आ रहा है। 100% रिफ्लेक्शन तो रियल लाइफ में नहीं हो रही होती, कोई आधा आ रहा है, कोई पूरा आ रहा है, तो वो मिलकर एक अजीब सा कचरा साउंड बनेगा। दैट इज रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन क्लोज कन्फाइंड स्पेसेस में होती है, इको ओपन में भी होती है, क्लोज में भी होती है। ठीक है, क्लियर हो गया? ओपन में ज्यादा क्लियरली आपको समझ में आती है। रिवर्बरेशन के लिए कोई मिनिमम डिस्टेंस नहीं है, इको के लिए मिनिमम डिस्टेंस है 17 मीटर। बास किताबों में मिनिमम डिस्टेंस 16.5 मीटर भी दिया होता है, ध्यान में रखना। ये तब होता है जब आपके पास स्पीड ऑफ साउंड आप लोगे 332 मीटर पर सेकेंड। जैसे अभी हमने पढ़ा था ना, 2D इज इक्वल टू V इंटू टी, और आपको पता है आपके कान पे इफेक्ट कितनी देर रहेगा? 0.1 सेकेंड। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके आंसर निकालोगे ना, ये वाली वैल्यू डाल के, तो आंसर आएगा 16.5 मीटर। सर हम पेपर में क्या लिखेंगे? 17 मीटर अगर कुछ ना दिया जाए, अगर कह दे कि वेलोसिटी ऑफ साउंड 332 है या कोई और है, तो उसके लिए कैलकुलेट कर लेना भाई। ठीक है, वरना 17 मीटर दुनिया भर में स्टैंडर्ड माना जाता है कि मिनिमम डिस्टेंस एट विच द रिफ्लेक्टर शुड बी सेट, ताकि आपको इको आपका क्लियरली सुनाई दे और वो एक्चुअल साउंड से डिस्टिंग्विश हो सके। तो वो ये था। क्लियर है भाई? ये हमारा छोटा सा मुन्ना सा लेक्चर था, बहुत कोई इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी नहीं थे। अगला लेक्चर हमारा होगा स्टैंडिंग वेव्स का, वो है धासु लेक्चर। ठीक है, मजा आने वाला है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और रिफ्लेक्शन का फिनोमेना अगर आपका क्लियर है तो कॉन्सेप्ट्स दबा के क्लियर होंगे। ठीक है, अगले लेक्चर तक के लिए पढ़ते रहो, खुश रहो।